अच्छा जी, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छा सर, सर लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे थे, जरा उसको थोड़ी सा रिकॉल कर लेते हैं। सर हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट देखे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस देखा था सर हमने। ठीक है सर, बहुत डिटेल में कराया था। सर हमने मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट देखा था। सर इसको भी बहुत डिटेल में हमने देखा था। और मटेरियलिटी इस स्टेज पे जानना बहुत जरूरी था। इसकी हमने टाइप्स देखी थी मटेरियलिटी की, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इसके एस्पेक्ट्स देखे थे। सर इसके बाद फिर हमने ट्रू एंड फेयर व्यू देखा था। सर इसका क्या मतलब था, सर ये भी बहुत डिटेल में देख लिया था। ट्रू एंड फेयर व्यू का क्या मतलब है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। सर इसके बाद हमने देखा था एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सर ये बेसिकली क्राइटेरिया था क्लाइंट का, जिसकी बेसिस पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। सर इसको भी हमने बहुत डिटेल में देखा था और इसके हमने टाइप्स देखी थी, इसके मुख्तलिफ इसकी टाइप देखी थी। सर कंप्लायंस फ्रेमवर्क था, सर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क था, इनका डिफरेंस क्या था, और सर इनकी एग्जांपल्स भी देखी थी हमने। सर इसके बाद फिर हमने अश्योरेंस एंगेजमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, इसकी डेफिनेशंस देखी थी। और हमें ये पता लगा था कि सर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए किसी भी एंगेजमेंट को अश्योरेंस एंगेजमेंट कहने के लिए। सर ये देखा था हमने। सर इसके बाद हमने लेवल ऑफ अश्योरेंस देखी थी। सर 2 लेवल्स होते हैं बेसिकली, रीजनेबल अश्योरेंस और लिमिटेड अश्योरेंस। सर हमने इसमें ये देखा था कि इन दोनों में फर्क क्या है। प्लस हमने ये देखा था कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस जो है, ये हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों पॉसिबल नहीं है। तो इसके कुछ रीजनिंग थे जहाँ पे मैंने क्लास एंड की थी, जो मैंने आज की क्लास में जहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा। तो इसके हमने रीजंस देखने हैं कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस, व्हाई एब्सोल्यूट अश्योरेंस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसकी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस थी, वो आज हम इंशाल्लाह वहां से स्टार्ट करते हैं क्लास का। अच्छा सर, हमने आईफैक का रोल देखा था, आईएएसबी का। सर हमने इसकी एक्टिविटीज देखी थी, मुख्तलिफ एक्टिविटीज, किन किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। और सर हमने ये देखा था कि इसके फायदे क्या है, क्या है इनकी रीजनिंग, क्या है, क्यों ये एश्योरेंस बोर्ड ओवरऑल हमारे प्रोफेशन को रेगुलेट कर रहा है। और सर हमने प्रोसेस देखा था, किसी भी आइजा को डेवलप करना है तो उसका प्रोसेस क्या है। और ये कभी भी तुम्हारा एग्जामिनर पूछ सकता है, मैंने तुम लोगों को बताया था 5 स्टेप्स का प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा है। सर इसके बाद हमने देखा था रोल ऑफ आइजाज क्या है, देख लिया था सर, ये भी सिंपल सा था। स्कोप ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट देखा था हमने सर। सर देखा था स्कोप में क्या क्या है आता है। ऑडिटर बेसिकली जब ऑडिट करने जाएगा तो उसकी डोमेन में क्या क्या चीजें फॉलो करती है। सर उसने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। सर ठीक है, सर उसने ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। सर हमने ये देखा था कि ओपिनियन उसने फिगर्स के ऊपर देना है, ओपिनियन कंट्रोल्स के ऊपर नहीं देना। सर ये याद आ गया। अच्छा सर, हमने ये भी देखा था कि जब ऑडिटर क्लाइंट का ऑडिट करने जाता है तो वो अकाउंटिंग पॉलिसीज की अप्रोप्रिएटनेस को भी इवेल्युएट करता है और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की रीजनेबलनेस को भी देखता है। सर ये भी याद आ गया। सर अब स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास, आज से आगे की क्लास में। सर हमें ये तो पता है कि ऑडिट होता है और ऑडिटर जो है क्लाइंट पे जाता है। सर लेकिन हमें अभी ये नहीं पता है कि ऑडिट हमने स्टार्ट कब करना है। तो सर आज थोड़ा सा ना हम टाइमिंग्स के बारे में देखेंगे, ऑडिट की टाइमिंग्स क्या है, कब हमें ऑडिट स्टार्ट करना चाहिए। तो सर कॉमन सेंस तो यही कहता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लाइंट प्रिपेयर कर ले तो हमें तब जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो देखो, तुम्हारा तुम्हारा ऑडिट है, सही है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है फॉर एग्जांपल। तो 2 तरीके हैं, तुम इसको स्टार्ट कर सकते हो। तुम ये भी कर सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर एंड यानी रिपोर्टिंग ईयर एंड क्लाइंट का खत्म नहीं हुआ और तुम पहले पहुंच गए ऑडिट करने। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि तुम पूरे ईयर एंड का वेट करो, ईयर एंड खत्म हो, क्लाइंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और उसके बाद तुम्हें बुलाए, यानी आफ्टर ईयर एंड। तो सर 2 तरीके हैं ऑडिट को स्टार्ट करने के। सर या तो मैं ईयर एंड से पहले पहुंच जाऊं क्लाइंट की प्रेमिसिस पे, या मैं ईयर एंड का वेट करूं और क्लाइंट से कहूं भाई तुम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो फिर मुझे बुलाना। तो सर ऑडिट की टाइमिंग जो है ना 2 है। इसको हम कहेंगे इंटरम ऑडिट, अगर हम ईयर एंड से पहले पहुंच जाएं और अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दें और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दें ऑडिट, इसे हम कहेंगे इंटरम ऑडिट। और अगर हम ईयर एंड का वेट करें और ईयर एंड के बाद जाएं प्लान की प्रेमिसिस पे प्लानिंग करें, तो इसे हम कहेंगे फाइनल ऑडिट। तो बेसिकली ऑडिट की टाइमिंग 2 तरह की हैं, या तो वो इंटरम ऑडिट होगा या फाइनल ऑडिट होगा। सर क्या है, जरूरी है इसको इस स्टेज पे बताना और ये क्यों होता है। सर इसके बहुत फायदे हैं। सर आप एक एग्जाम्पल लें, फर्ज करें
एक हमारा क्लाइंट है जिसका रिपोर्टिंग पीरियड जो है वो 1 जैन से लेके 31 दिसंबर तक का है। अच्छा ये याद रखना कि ऑडिट में तुम्हारा पूरा रिपोर्टिंग पीरियड कवर होगा 12 मंथ्स का, ये याद रखना। भले वो ईयर एंड से पहले हो लेकिन उसके बाद जो सब्सिक्वेंट मंथ्स होंगे वो भी कवर होंगे। तो ये याद रखना कि ओपिनियन जो होगा ना वो हमेशा 12 मंथ्स पे होगा। ये कंफ्यूज नहीं कर लेना कि सर इंटरम ऑडिट है तो इस पे हम कोई कम मंथ्स के ऊपर एश्योरेंस देंगे, सर ऐसा सीन नहीं है। सर ये एग्जांपल है 1 जैन से 31 दिसंबर तक का ईयर एंड है। सर आप इंटरम ऑडिट करने का आपने सोचा आपके ऑडिटर ने और उसने कहा यार ईयर एंड से पहले पहुंच जाऊंगा मैं क्लाइंट की प्रीमिसेस पे। फर्ज करें कि 31 दिसंबर से 2 महीने पहले 1 नवंबर को ऑडिटर जो है ना वो क्लाइंट की प्रीमिसेस पे पहुंच गया। तो सर अब इस स्टेज पे आगे क्या करेगा, यहाँ पे पहुंच तो गया है तो सर ये कहलाएगा इंटरम ऑडिट। अच्छा सर अब क्या होगा, सर अब ये होगा कि ऑडिटर इस स्टेज पे आके कुछ प्लानिंग करेगा ऑडिट की, यानी देखेगा कि उसने मजीद आगे करना क्या। पहले दिन आके वो प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं करने लगेगा। यानी कहने का मकसद ये है कि प्लानिंग भी स्टार्ट होगी, साथ में प्लानिंग भी स्टार्ट होगी। ये याद रखना कि ऑडिट जब भी करने जाओगे तो उसकी प्लानिंग होती है, यानी ऑडिट स्टार्ट हमेशा अपनी प्लानिंग से होता है। ये बात याद रखना, ऑडिट फिजिकल एग्जीक्यूशन से स्टार्ट नहीं होता, ऑडिट प्लानिंग से स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है तुम्हारे? सलमान सोहेल भी मौजूद है हमारे साथ, चैट पे कंफर्म करो यार। ऑडिट स्टार्ट उसकी प्लानिंग से होता है, प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन आती है। सर इस एग्जाम्पल में 1 नवंबर को मेरा ऑडिटर जो है क्लाइंट की प्रेमिसेस पे पहुंच गया। अब जब मैं क्लाइंट की प्रेमिसेस पे पहुंचा, मैंने कुछ प्लानिंग की, मैंने क्लाइंट से कहा यार चलो ऐसा करो 12 महीने का डेटा तो तुम दे नहीं सकते, तुम मुझे 10 महीने का डेटा दो, मैं इसको देख के कुछ एनालिटिकल्स करूंगा, मैं कुछ प्लानिंग करूंगा, कुछ रेशियोज निकालूंगा, कुछ रिस्की एरियाज को आइडेंटिफाई करूंगा और उसके बाद मैं इन 10 महीने के डेटे पे कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। चले ठीक है, ऑर्डर कहता है, क्लाइंट कहता है ठीक है सर आप आ गए तो आपको जाने तो नहीं देंगे ना। ऑडिटर अपना काम स्टार्ट कर देता है इस 10 महीने के डेटा पे। टाइम बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है और ईयर एंड आ जाता है तुम्हारा। ईयर एंड के आते आते क्लाइंट ऑडिटर जो है वो क्लाइंट की प्रीमिसेस पे मौजूद होगा। इंटरम ऑडिट में जब ईयर एंड होता है तो ऑडिटर क्लाइंट की प्रीमिसेस पे मौजूद होता है। सर फिर क्या होता है, सर फिर ईयर एंड हो जाता है, फिर क्या करता है ऑडिटर, सर उसके बाद ऑडिटर जो रिमेनिंग पीरियड रह जाते हैं ना, रिमेनिंग पीरियड जो रह जाता है इसका डेटा भी क्लाइंट से लेता है और उस पर भी अपने प्रोसीजर परफॉर्म करता है। सर इस अरेंजमेंट का फायदा क्या है? ये काम तो सर बहुत आसान था, ऑर्डर को चाहिए था कि वो ईयर एंड के बाद आता इस स्टेज पे और आके यहाँ पे अपना ऑडिट स्टार्ट करता। सर ऐसा भी कर सकता था, मना नहीं कर रहा, लेकिन कुछ फायदे हैं इंटरम ऑडिट को, यानी ऑडिट को रिपोर्टिंग डेट से ईयर एंड से पहले स्टार्ट करने के कुछ हमें फायदे हैं, वो जरा हम देखते हैं। सर सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है इंटरम ऑडिट करने का? सर ऑडिटर को प्लान करने का ज्यादा टाइम मिल जाता है। ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सर ऑडिटर को प्लान करने का ज्यादा टाइम मिल जाता है अगर वो इंटरम ऑडिट स्टार्ट करता है। सर क्यों? सर इसकी वजह है, सर इसकी वजह ये कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई लिस्टेड एंटिटी है, तो लिस्टेड एंटिटी में आप सब लोगों को पता है कि सर रिपोर्टिंग डेडलाइंस होती है। सर 4 महीने के अंदर एजीएम करानी होती है, एजीएम को नोटिस 21 दिन पहले भेजना होता है। 21 दिन के नोटिस से पहले आप उसमें साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लगा के भेजेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21 दिन पहले रेडी होने चाहिए, तो सर ऑडिट रिपोर्ट भी लगी हुई होनी चाहिए। तो यानी कहने का मकसद ये है कि अगर ऑडिटर लिस्टेड कंपनी का ईयर एंड के बाद ऑडिट स्टार्ट करता है तो उसके पास टाइम ही नहीं रहता, उसको प्लान करने का और एग्जीक्यूट करने का टाइम उसको कम पड़ता है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को वो एक कट ऑफ डेट पे ऑडिट स्टार्ट कर देता है, इसको हम कहेंगे कट ऑफ डेट। इंटरम ऑडिट याद रखना बच्चों हमेशा कट ऑफ डेट पे स्टार्ट होता है। ये जो पहले आगे 1 नवंबर पे इसने स्टार्ट किया ना, ये कट ऑफ डेट कहलाएगी। ये कट ऑफ डेट यूजुअली 1 से 1.5 महीना 2 महीने होती है, इससे ज्यादा की नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि भाई जैन से लेके दिसंबर तक का ईयर एंड था तो वो साहब जो है वो जुलाई में आके बैठ गए, अगस्त में आके बैठ गए, ऐसा नहीं होता। एक से 1.5-2 महीने का बस इतना टाइम होता है। नवंबर या फिर दिसंबर बिगनिंग पे आ जाएगा, 1-1.5 महीना ले लेगा, इससे ज्यादा जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, तो कट ऑफ डेट पे तुम्हारा ऑडिटर आएगा, इसे हम इंटरम ऑडिट कहेंगे। सर एक फायदा तो ये कि ज्यादा प्लानिंग का टाइम होता है। सर दूसरा फायदा क्या है इसमें? सर दूसरा फायदा ये है कि आपको पता है कि इनकेस अगर फर्स्ट ईयर ऑडिट हो, भले लिस्टेड एंटिटी ना हो, लेकिन फर्स्ट ईयर ऑडिट में आपको पता है कि नया क्लाइंट आया होता है तो एंगेजमेंट का रिस्क समझने के लिए, क्लाइंट के एस्पेक्ट्स को समझने के लिए ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो फर्स्ट ईयर ऑडिट में भी हम यूजुअली इंटरम ऑडिट प्रेफर करते हैं। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हर फर्म करे, ये फर्म के ऊपर डिपेंड करता है।
तो यूजुअली मैंने जो देखा है और मैं जो क्लाइंट्स पे गया हूँ फर्स्ट ईयर ऑडिट पे और लिस्टेड कंपनी के ऑडिट पे, मैंने यही देखा है कि हम इंटरिम डेट पे, कट ऑफ डेट पे ऑडिट स्टार्ट कर देते हैं। सर एक रीजन तो ये हो गया, तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि फर्स्ट और एक बड़ी फर्म है, फॉर एग्जाम्पल केपीएमजी है, या फर्गूसन है, बिग फोर है, एनी ऑफ द बिग फोर। यार इनके पास पता है इतने क्लाइंट्स होते हैं कि अगर ये दिसंबर ईयर एंड का वेट करें ना, दिसंबर भी हो सकता है, जून भी हो सकता है, तो एक साथ मल्टीपल ऑडिट स्टार्ट हो जाएंगे, इनके पास बंदे ही नहीं रहेंगे भेजने के लिए। और हर क्लाइंट पे जो है आपको पूरी टीम भेजनी होती है, जिसमें सीनियर्स, जूनियर्स, सेमी सीनियर्स और सब मैनेजर लेवल तक के इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। तो इससे बहुत बेहतर ये है कि आप कुछ क्लाइंट्स को इंटरिम डेट पे उनका ऑडिट स्टार्ट कर दें, कुछ क्लाइंट्स का फाइनल ऑडिट स्टार्ट कर दें। तो इससे ये होगा, आपकी पर्सनल मैनेजमेंट बहुत बेहतर रहेगी। यानी कहने का मकसद ये है कि ये फर्म की पॉलिसी भी हो सकती है, फर्म की पर्सनल मैनेजमेंट का हिस्सा भी हो सकता है कि वो इंटरिम ऑडिट स्टार्ट करेंगी। अगर कभी तुम लोगों से सवाल पूछ लिया जाए कि यार इंटरिम ऑडिट्स के फायदे क्या हैं या इंटरिम ऑडिट हम क्यों करते हैं, तो आप इसमें ये बातें लिख सकते हैं कि सर इसमें हमारे पास ज्यादा टाइम होता है प्लानिंग करने का। सर एक बात, दूसरी बात ये है कि क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हमें ज्यादा टाइम मिलेगा। दूसरा ये कि फर्म की अपनी इंटरनल मैनेजमेंट हम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, हमें रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी कि अगर हम फाइनल ऑडिट स्टार्ट करें तो एक साथ तमाम रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगी और क्लाइंट में बंदे नहीं भेज सकेंगे। ये आप लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि टू रिस्पेक्ट एंड टू अंडरस्टैंड द रिपोर्टिंग डेडलाइंस ऑफ द क्लाइंट, यानी क्लाइंट को भी असिस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, हम क्लाइंट को भी असिस्ट कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा ईयर एंड खत्म नहीं हो और हम पहले आ गए देखो ऑडिट करने। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्लाइंट की रिपोर्टिंग डेडलाइंस की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि क्लाइंट भी अपनी रिपोर्टिंग डेडलाइंस को मीट कर ले। दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग अर्लियर ऑडिट। अच्छा, जब हमने ऑडिट जल्दी स्टार्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल नवंबर में हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया, नवंबर से जनवरी से लेकर नवंबर तक इस 10 महीने का हमने काम किया, इन 10 पे प्रोसीजर्स परफॉर्म किए। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, हमने रिमेनिंग 2 मंथ्स नवंबर दिसंबर पे भी काम कर लिया। तो सर जो ऑडिट अगर मैं दिसंबर पे स्टार्ट करता और जिसकी रिपोर्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्च में फाइनलाइज करता ना, वो मैं जैन में या जैन की 15 तारीख तक फाइनलाइज कर दूंगा अगर मैं इंटरिम ऑडिट स्टार्ट करता हूँ। यूजुअली ऐसा ही होता है कि अगर इंटरिम ऑडिट स्टार्ट किया होता है ना, तो फॉर एग्जाम्पल 2 महीने बहुत होते हैं किसी भी क्लाइंट का ऑडिट फाइनलाइज करने के लिए। हाँ, अगर वो तुम फॉर एग्जांपल दिसंबर ईयर एंड के बाद स्टार्ट करोगे तो 2-2.5 महीने तुम्हें वहां उसके बाद से लगेंगे। तो ये प्लानिंग का हिस्सा होता है। अच्छा सर, एक बात आप लोग ख्याल रखिएगा, आप ये बात मत कंफ्यूज कीजिएगा कि इंटरिम ऑडिट बेहतर है या फाइनल ऑडिट बेहतर है, या ऐसा है कि फाइनल ऑडिट में हम ज्यादा काम करेंगे, इंटरिम ऑडिट में हम कम काम करेंगे, या दोनों में लेवल ऑफ एश्योरेंस में डिफरेंस होगा। ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, ये सिर्फ टाइमिंग है कि किस टाइम पे स्टार्ट करना है, बस बाकी तमाम चीजें सेम है, प्रोसीजर्स का एक्सटेंट सेम है, आपकी फर्म की मेथोडोलॉजी सेम है, आपका रिस्क सेम है, ईच एंड एवरीथिंग इज द सेम। बस ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात है कि आपके पास पहले टाइम है, आप पहले जाके अपना मेन काम कर लें, प्रोसीजर परफॉर्म कर लें, प्लानिंग कर लें, बजाय इसके कि ईयर एंड के बाद आपके ऊपर प्रेशर हो, लोड हो। तो प्रेशर को मैनेज करने के लिए, लोड को मैनेज करने के लिए हम इंटरिम ऑडिट करते हैं लिस्टेड कंपनीज के अंदर यूजुअली। सर ठीक है सर। अच्छा सर, एक बात याद रखिएगा कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग देखो, एक ये भी सर कोई पूछ सकता है कि सर क्या हमें फिजिकली जाके मौजूद होना है क्लाइंट की प्रीमिसेस पे तो इंटरिम ऑडिट कहलाएंगे? सर फिजिकली अगर आप जाएंगे तो उससे पहले कुछ प्लानिंग भी तो करेंगे, ऐसे तो नहीं पहुंच जाएंगे ना आप क्लाइंट के पास। तो आप ये समझ लें कि ऑडिट की प्लानिंग और ऑडिट की एग्जीक्यूशन दोनों साथ होगी। ये नहीं होगा कि मैंने प्लान जो है वो ईयर एंड से पहले कर लिया और एग्जीक्यूट करने में जो है ईयर एंड के बाद जा रहा हूँ। अगर आपने फॉर एग्जांपल प्लानिंग ईयर एंड से पहले कर ली, एक केस है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये प्लानिंग जो है कि आपने ईयर एंड से पहले कर ली, बिफोर ईयर एंड, ठीक है, और एग्जीक्यूट करने यानी फिजिकली ऑडिट स्टार्ट करने, प्रोसीजर परफॉर्म करने आप ईयर एंड के बाद चले गए, आफ्टर ईयर एंड। तो सर ये क्या इंटरिम ऑडिट होगा? सर ये इंटरिम ऑडिट नहीं होगा, ये फाइनल ऑडिट होगा। सर ये सिंपल सी इसमें बात है, क्योंकि आप जाके फिजिकली जो स्टार्ट आप ऑडिट कर रहे हैं वो ईयर एंड के बाद कर रहे हैं और ऑब्वियसली उतने टाइम आपको लगेगा। तो ये इंटरिम ऑडिट नहीं कराएगा, ये फाइनल ऑडिट कराएगा। हाँ, ये इंटरिम ऑडिट तब होता कि आप प्लान भी ईयर एंड से पहले कर लेते, क्लाइंट के रिस्की एरियाज देख लेते, समझ लेते, और उसको एग्जीक्यूट भी ईयर एंड से पहले करते, बिफोर करते। अगर आप बिफोर करते देन इट विल बी कॉल्ड इंटरिम ऑडिट। अगर आप ईयर एंड की बात जाके स्टार्ट कर रहे हैं तो सर फायदा क्या, वो तो फाइनली ऑडिट हो गया ना। बच्चों समझ में आ रहा है? चैट पे कंफर्म करो यार। हाँ, एक बच्चे ने सवाल किया भाई वर्किंग पेपर्स जो है वो प्लानिंग का हिस्सा है। बिल्कुल, वर्किंग पेपर्स तुम्हारे प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। वर्किंग पेपर्स में तुम क्लाइंट से रिलेटेड रिस्क को डॉक्यूमेंट कर दो। ये हम आइजा
315 के अंदर देखेंगे वर्किंग पेपर्स और डॉक्यूमेंटेशन के एस्पेक्ट। अभी तो मैं तुम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये कंफ्यूज नहीं होकर बैठना कि सर ईयर एंड के बाद ही हम ऑडिट करने जाएंगे। पता ये लगता है कि फर्म में लड़के चले जाते हैं और उनको बोला जाता है कि सर आपको ऑडिट पे भेजा जा रहा है, लड़के ये परेशान होते हैं कि यार अभी तो ईयर एंड हुआ ही नहीं क्लाइंट का, हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन ना हो आपको, सही है। अच्छा सर एक चीज और याद रख लें कि यूजुअली जब आप इंटरनल ऑडिट पे जाएंगे ना, यूजुअली जब आप इंटरनल ऑडिट पे जाएंगे तो आप सीनियर होंगे, सीनियर रोल होगा आपका, क्योंकि देखो इंटरनल ऑडिट में ना क्लाइंट की प्लानिंग ज्यादा करनी होती है, अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट पे कंपैरेटिवली एक छोटी टीम जाती है और उनका तजुर्बा, उनकी क्वालिफिकेशन, वो बेसिकली एक्सपीरियंस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द टीम जो कि फाइनल ऑडिट पे भेजी जाती है। फाइनल ऑडिट में ना हमेशा फुल फ्लैश टीम भेजी जाती है जिसमें ट्रेनीज सब शामिल होते हैं, ट्रेनीज, जूनियर्स और एसएमआई सीनियर सब शामिल होते हैं। देखो फाइनल ऑडिट में काम होता है, इंटरनल ऑडिट में भी काम होता है। फाइनल ऑडिट में पता है क्या, एक साथ प्रेशर आता है, बस ये फर्क है। फाइनल ऑडिट में एक साथ प्रेशर आएगा, सब बड़े छोटे सब एक साथ लगेंगे। इंटरनल ऑडिट में होता है कि पहले बड़े लग जाते हैं, वो चीजों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है, रिस्क निकाल लेते हैं, क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को बुलाते रहते हैं, आ जाओ तुम भी काम कर लो, तुम ये देख लो, तुम वो देख लो। तो ईयर एंड के बाद थोड़ा टाइम और लगता है और ऑडिट निकल जाता है। फाइनल ऑडिट में तो एकदम प्रेशर आता है, ठीक है, ये याद रहेगा बच्चों। अच्छा एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, एक बल्कि तुम लोगों से एक सवाल है सर, अभी मैंने इसका जवाब भी दिया था कि सर कोई ये भी तो कह सकता है कि फाइनल ऑडिट अगर होता है किसी का तो फाइनल ऑडिट जो है वो मोर इफेक्टिव है इंटरनल ऑडिट से, क्या ये बात सही है? क्या तुम्हें ये बात लगती है कि सर अगर ये सवाल आ जाए कि वेदर फाइनल ऑडिट, ये मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, देख लो कि वेदर फाइनल ऑडिट जो है वो इंटरनल ऑडिट से ज्यादा इफेक्टिव है, तो क्या ये बात सही होगी सर? सर एक बच्चे ने सवाल किया है, मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ सलमान, इसका ये नीचे लिखा हुआ है मेरे पास इसका आंसर। पहले तो आप ये बताएं या ये सोचें कि सर ये भी तो क्वेश्चन रेज कर सकता है कोई, कोई फाइनल ऑडिट जो है वो चूंकि फाइनल है और फाइनल का मतलब कंप्लीट, तो फाइनल ऑडिट जो है ये ज्यादा इफेक्टिव है इंटरनल ऑडिट से। नहीं सर फाइनल ऑडिट ज्यादा इफेक्टिव नहीं है आपके इंटरम ऑडिट से, फाइनल ऑडिट इंटरम ऑडिट से ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। दोनों में सेम लेवल ऑफ रिस्क है, दोनों में सेम लेवल ऑफ एश्योरेंस है, दोनों में सेम लेवल ऑफ एक्सटेंट ऑफ वर्क है, बस सिर्फ टाइमिंग का डिफरेंस है। तो ये कभी कंफ्यूज नहीं करना कि इंटरम ऑडिट करके आ रहे हैं तो हम क्लाइंट को जो है ना, क्लाइंट पे काम कम किया है या इसमें लेवल ऑफ एश्योरेंस कम है या इस पे हमारा रिस्क का एक्सटेंट कम है, नहीं भाई, सिर्फ टाइमिंग है। एक काम तुमने करना है, चाहे वो तुम ईयर एंड से पहले करो, ईयर एंड के बाद करो, करना तो तुम ही है ना, तो तुम उसमें सेम लेवल ऑफ तुम्हारे जो काम की जो नौयत होगी वो सेम है, तो इसमें डिफरेंस नहीं है। एक इंटरम आपका इंटरम ऑडिट आपके फाइनल ऑडिट से ज्यादा इफेक्टिव हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये कि आपको ऑडिट का पता ही नहीं। देखो इंटरम ऑडिट हो, इंटरम ऑडिट हो या फाइनल ऑडिट हो, है दोनों ऑडिट ही, ये बात क्लियर रखना। एक बच्चे ने सवाल किया कि सर इंटरम ऑडिट में प्लानिंग अच्छी होती है और तो इसमें ऑडिट प्रोसीजर्स भी बेहतर होंगे। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरम ऑडिट में प्लानिंग अच्छी होती है एज कम्पेयर टू फाइनल ऑडिट में, ये कह रहा हूँ इंटरम ऑडिट में प्लानिंग जो है वो टाइमली हो जाती है, हमें आखिर में प्रेशर नहीं आता फाइनल ऑडिट में। तो इंटरम ऑडिट फाइनल ऑडिट से किसी तरह से भी सुपीरियर नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ द अश्योरेंस, इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वालिटी, बस सिर्फ टाइम मैनेजमेंट है। इंटरम ऑडिट में फर्म की टाइम मैनेजमेंट हो जाती है, ठीक है। उमेल कुमार समझ में आ गया तुम्हारे? तो सर अगर कोई सवाल करे, सर अगर कोई सवाल करे कि क्या फाइनल ऑडिट जो है वो इंटरम ऑडिट से ज्यादा इफेक्टिव है, नहीं, आपका इसका जवाब होगा सर नो। अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाए तुम्हारे पेपर में तो तुम ये कहोगे कि नहीं सर फाइनल ऑडिट जो है वो किसी भी तरीके से इंटरम ऑडिट से ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा बेहतर नहीं है, बस इसमें टाइम मैनेजमेंट है और इसमें फर्म को फायदे होते हैं और क्लाइंट को भी फायदे होते हैं, ये बात लिखी जाएगी। सर नीचे वाले सवाल का, हाँ ये तो मैंने बता ही दिया था कि सर अगर प्लानिंग मैंने स्टार्ट की नवंबर में लेकिन ईयर एंड के बाद एग्जीक्यूट किया तो ये इंटरम ऑडिट कहलाएगा या फाइनल ऑडिट? सर ये फाइनल ऑडिट कराएगा। देखो जो मेन बुनियादी चीज है ना जो इंटरम ऑडिट को कहला रही है कि ये इंटरम है फाइनल, आपने फिजिकली काम जब जाके स्टार्ट किया, जब आपने फाइनली फिजिकली काम जाके स्टार्ट किया, अगर वो ईयर एंड से पहले किया तो वो इंटरम है, ईयर एंड के बाद किया तो फाइनल है। सर ये तो बात क्लियर हो गई। सर एक बात बच्चों, एक बच्चे का सवाल आ गया, सर ये तो क्वेश्चन मैंने बताया है ना, फाइनल ऑडिट इज मोर इफेक्टिव देन इंटरम ऑडिट। सर नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सब लोग जो है वो इंटरम ऑडिट वालों को भगा देते थे कि भाई नहीं हमें इंटरम ऑडिट नहीं करके दो, फाइनल ऑडिट करके दो। बल्कि यहाँ तो उल्टा सीन है, क्लाइंट जो है वो बुलाते हैं जल्दी आ जाए भाई, जल्दी ऑडिट कर दे, बहुत
बहुत टाइम लेते हो तुम लोग, जल्दी ऑडिट कर दो, जल्दी आ जाओ। और लिस्टेड कंपनीज में तो ऐसे ही होता है। ठीक है सलमान। अच्छा सर, एक सवाल किया एक बच्चे ने, एक सवाल किया था, सलमान ने किया कि सर ये बताएं, हमने ये सुना था कि पाकिस्तान में हाफ ईयरली रिव्यू होता है लिस्टेड कंपनीज का, हाफ ईयरली रिव्यू। सर ये क्या इंटरम ऑडिट है? नहीं सर, नहीं नहीं सर, हाफ ईयरली रिव्यू इज नॉट एन इंटरम ऑडिट। हाफ ईयरली रिव्यू इज नॉट एन इंटरम ऑडिट। देखो इंटरम का मतलब ये है कि एंगेजमेंट, ये एंगेजमेंट पीरियड है, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा एक पीरियड है, एंगेजमेंट पीरियड, या एफएस पीरियड कहते हैं, एफएस पीरियड है। ठीक है, ये उसका स्टार्ट है उस पीरियड का, ये उस पीरियड का एंड है। मैं अगर उस पीरियड के एंड से पहले जाके मैं उसको स्टार्ट कर लूँ ना, तो वो एंगेजमेंट कहलाई जाएगी इंटरम एंगेजमेंट। यानी मैंने इंटरम डेट पे, कट ऑफ डेट पे उस एंगेजमेंट को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो भाई रिव्यू तो एक सेपरेट एंगेजमेंट है, तो रिव्यू को तुम इंटरम से क्यों मिक्स कर रहे हो? रिव्यू इज नॉट इंटरम ऑडिट भाई, ये याद रहेगा। रिव्यू इज नॉट इंटरम ऑडिट, कंफर्म करो, रिव्यू इज नॉट इंटरम ऑडिट, रिव्यू इज नॉट इंटरम ऑडिट। ये याद रखना, ये लड़के गलती करके आते हैं, वो समझते हैं कि यार चूंकि ईयर एंड से पहले हो रहा है तो रिव्यू है, तो इसको हम रिव्यू कह देते हैं। रिव्यू इज नॉट एन इंटरम ऑडिट। हाँ ये भी हो सकता है, वैसे होता नहीं है कि आप रिव्यू को भी कट ऑफ डेट पे स्टार्ट कर लें, तो उसको आप क्या कहेंगे, इंटरम रिव्यू। करने को, कहने को चाहे तो कह सकते हैं, लेकिन होता नहीं है। ये रिव्यू यूजुअली जो है ना अपने पीरियड यानी हाफ ईयर के बाद ही स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा रिपोर्टिंग का डेडलाइन इतनी ज्यादा नहीं होती है एज कम्पेयर टू आपके एनुअल ऑडिट की ना। तो कोई भी एंगेजमेंट अगर मैं कट ऑफ डेट पे स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट विल बी कॉल्ड एन इंटरम एंगेजमेंट। और अगर मैं ऑडिट को कट ऑफ डेट पे स्टार्ट करूँ तो दैट विल बी कॉल्ड एन इंटरम ऑडिट। सिंपल सी बात है यार, इसमें इतना मुश्किल नहीं है। बस ये याद रखना कि रिव्यू इज नॉट ऑडिट, रिव्यू इज नॉट इंटरम ऑडिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। सर एडवांटेजेस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट तो हमने पढ़ लिए थे सर, सिंपल से थे। सर इसमें मैंने एक चीज आपको ये भी बताई थी कि हम ऑडिट में जो ओपिनियन देते हैं वो फिगर्स के ऊपर होता है। ठीक है, और इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर, क्लाइंट के यानी क्लाइंट के सिस्टम्स के ऊपर हम कोई ओपिनियन नहीं देते हैं। सर ये बात भी हमें पता थी, ये आपने लास्ट क्लास में हमें बताई थी सर। लेकिन हम जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट है ना, देखो ऑडिट रिपोर्ट, ये ऑडिट मैं इधर बना रहा हूँ राइट साइड, ऑडिट रिपोर्ट है हमारी, इसमें हम ओपिनियन दे रहे हैं फिगर्स के ऊपर। ठीक है, फिगर्स के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं, नॉट सिस्टम या इंटरनल कंट्रोल। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि जब ऑडिटर क्लाइंट पे जाता है तो वो सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग भी लेता है। ठीक है सर, लेता है। तो सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग में लेके अगर उसको कोई इसमें लूप होल पता लगता है तो वो क्या करेगा, वो अपने पास दबा के रखेगा सिर्फ उस बात को? नहीं सर, वो जो सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग ली है उसमें जो लूप होल्स आए, वो लूप होल्स जो है वो दो चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करता है। सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग ली मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने फॉर एग्जाम्पल उसमें मैंने डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई की, डेफिशिएंसीज मैंने उसमें आइडेंटिफाई की। उन डेफिशिएंसीज में मैं क्या करूंगा सर, उन डेफिशिएंसीज को मैं किसी ना किसी को कम्युनिकेट करूंगा। सर मैं किसको कम्युनिकेट करूंगा? सर मैं उन डेफिशिएंसीज को कम्युनिकेट करूंगा दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, नॉट शेयर होल्डर्स, नॉट शेयर होल्डर्स। क्योंकि अगर मैं शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट करता तो वो मैं ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू करता, और ऑडिट रिपोर्ट में मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ऑडिट रिपोर्ट में तो मैं सिर्फ फिगर्स के ऊपर ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं सिस्टम के ऊपर ओपिनियन नहीं दे रहा। लेकिन मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ और मुझे सिस्टम की डेफिशिएंसी भी पता लग रही है और वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, तो मैं किसी ना किसी को तो बताऊंगा ना। सर मैं वो कंपनी की मैनेजमेंट को बताऊंगा, सर वो कंपनी की मैनेजमेंट को बताऊंगा, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में नहीं बताऊंगा। ये बात आपको बताने की है, नॉट शेयर होल्डर्स। अच्छा सर, कंपनी की मैनेजमेंट को आप बताएंगे तो सर किस तरह बताएंगे? सर किसी ना किसी लेटर की फॉर्म में बताऊंगा, हाँ किसी ना किसी कोई ना कोई फॉर्मेट होगा। सर वो फॉर्मेट जो है ना वो मुझे पता लगेगा एज पर आईजा 265। बच्चों ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे एडवांटेजेस हैं कि एक्सटर्नल ऑडिट जब मैं करने जाऊंगा तो मैं क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल की जो वीकनेसेस हैं, मैं वो इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेस जो है उसके शेयर होल्डर को नहीं, उसकी मैनेजमेंट को बताऊंगा, ताकि वो अपने सिस्टम्स को एनहांस करें। ठीक है, वो जो मेरी कम्युनिकेशन होगी वो एज पर आईजा 265 के तहत होगी, और इससे शेयर होल्डर्स का कोई लेना देना नहीं होगा, शेयर होल्डर्स को नहीं पता लगेगा। समझ में आ रहा है तुम्हारे? चलो आगे बढ़ते हैं यार, ये सिंपल सी बातें, ये कभी कभी पूछ लेता है तुम्हारा एग्जामिनर, इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ। दूसरी तीसरी दफा अगर मैंने रिपीट किया तो इससे कोई ना कोई वजह है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये हमारा जो है ना, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो हमारे हो गए हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने मुख्तलिफ स्टैंडर्ड से और मुख्तलिफ तुम्हारे स्टडी टेक्स्ट से जो एरियाज लिए हैं। अब सर हम स्टार्ट करने वाले हैं आईजा 200।
सर ये दोनों हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आइजर 200 जब हम पढ़ लेंगे ना सर, तब हम जाके काबिल होंगे कि हम पास्ट पेपर्स को जाके अंडरस्टैंड कर सकें और उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। तो इंशाल्लाह आज आइजर 200 मैं कंप्लीट करा दूंगा और उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस को ना हम प्रैक्टिस करेंगे। सर क्या सर अभी इसी स्टेज पे करा दें? नहीं सर अभी नहीं, अभी कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं या कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो आपको आइजा 200 से उठाने हैं, ठीक है? तो ज्यादा लंबा नहीं है, मेजॉरिटी आइजा 200 की चीजें जो है ना वो कवर हो चुकी हैं। कुछ एडिशनल एस्पेक्ट्स हैं जो हम इंशाल्लाह अभी आज की क्लास में देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमारी पूरी क्लास जो होगी ना वो प्रैक्टिस सेशन की होगी, ठीक है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन है चैट पे पूछ लो अगर कोई क्वेश्चन है। सर एक बच्चे ने सवाल किया था इंटरम ऑडिट से रिलेटेड कि इंटरम ऑडिट जो है वो सर जब स्टार्ट होता है, सलमान ने क्वेश्चन किया था कि सर फॉर एग्जांपल मैं इंटरम ऑडिट करने गया और इंटरम ऑडिट स्टार्ट कर दिया और ईयर एंड आ गया, तो सर उसके बाद क्या होगा सर? क्या वो फाइनल ऑडिट में हो जाएगा? यार उसको तुम फाइनल ऑडिट कहोगे नहीं। इंटरम ऑडिट में मैंने तुम्हें बताया था ना कि जैसे ही तुम फॉर एग्जांपल जब गए तो फॉर एग्जांपल 10 महीने का डेटा था, उस पर तुमने काम कर लिया, फिर एज सून तुम्हारा इंटरम ऑडिट प्रोग्रेस कर रहा था, ईयर एंड आ गया, ईयर एंड आ गया तो तुमने ईयर एंड तक की भी इंफॉर्मेशन ले ली और उसके बाद कुछ तुम मजीद टाइम बैठे, तो वो फाइनल ऑडिट कहलाएगा नहीं, वो इंटरम ऑडिट ही कहलाएगा। लेकिन इंटरम ऑडिट पे मेरी कवरेज पूरे फिर 12 महीने की होगी, ठीक है? ये याद रखना, इंटरम ऑडिट पे पूरी कवरेज होगी मेरी। हाँ वो बात अलग है कि मैं कट ऑफ डेट पे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इंटरम ऑडिट फाइनल ऑडिट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये बात थोड़ी सी गलत हो जाएगी, क्योंकि फाइनल ऑडिट का मतलब ये है कि यार सब जब फिगर्स फाइनलाइज हो गई थी तब आप गए ऑडिट के क्लाइंट के पास, लेकिन इंटरम में तो आप फिगर्स फाइनलाइज होने से पहले पहुंच गए थे। तो एक तरीके से ये कहना सही नहीं रहेगा। बस ये कंफ्यूज नहीं होना कि इंटरम ऑडिट किसी भी तरीके से फाइनल ऑडिट से कम है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। सर आइजा 200 अच्छा बच्चों एक बात याद रखना कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि सर ऑडिट की ना मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। सर 4 स्टेजेस होती हैं। ये एक थोड़ा सा डॉक्यूमेंट है, मैं भी ये डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, इसको मैं इंशाल्लाह फिर बताऊंगा डिटेल में जब मैं आइजा 200 कर लूंगा। बस एक तुम लोगों को सिर्फ एक दिखाने के लिए या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि तुम लोग ऑडिट में कहाँ खड़ो, ऑडिट फेज में कहाँ खड़ो। मैं अगर ऐसे ही तुम लोगों को मुख्तलिफ आइजाज पढ़ाता हूँ तो तुम लोगों को पता नहीं लगेगा, तुम लोगों को फ्लो नहीं पता लगेगा अपने सब्जेक्ट का। सर ये एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था, तो काफी दफा मैंने शेयर भी किया है ग्रुप पे। सर ऑडिट की 4 स्टेजेस होती हैं सर, ठीक है सर? सर कोई भी काम आप करने जाते हैं ना, आप छोड़ दें ऑडिट को, सर कोई भी काम आप करने जाएंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे सर? काम को मैं प्लान करूंगा, फर्स्ट स्टेप होगा मेरा, फर्स्ट स्टेप। और मैं किसी भी काम को करने जाऊंगा पहले मैं सोचूंगा कि मैंने इस काम में जाके क्या करना है। सर मैंने सोच लिया, देन सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए मेरा? सर सेकंड स्टेप ये होना चाहिए कि मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यानी फिजिकली स्टार्ट कर दूंगा, जो मैंने सोचा है उस हिसाब से मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। सर दूसरा स्टेप भी हो गया, सर स्टार्ट कर दिया, उसके बाद क्या? सर थर्ड स्टेप ये है कि मुझे उसके बाद कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने होंगे, क्योंकि मैंने एग्जीक्यूट तो कर लिया है काम के मुझे नतीजे तो मिल गए। अब मैं क्या करूंगा सर? उनकी बेसिस पे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा, जो एविडेंस मिला है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसकी बेसिस पे कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा। सर किसी भी काम की बात कर रहा हूँ मैं, ऑडिट की बात नहीं कर रहा। सर उसके बाद क्या होगा? सर उसके बाद मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि मैंने क्या किया, यानी मैं रिपोर्ट करूंगा, पूरी दुनिया को बताऊंगा यार मैंने क्या किया, सिर्फ अपने पास सिर्फ दबा के नहीं रखूंगा ना बात को, तो पूरी दुनिया को बताऊंगा। फोर्थ स्टेप, तो किसी भी काम को करने के 4 स्टेप्स होते हैं ब्रॉडली। सर मैं प्लान करता हूँ, ठीक है, प्लान कर लिया। सर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, जो सोचा वो मैंने कर लिया, उसके बाद मुझे उसके कुछ नतीजे मिले, कंक्लूजन को मैं ड्रॉ, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उसकी बेसिस में मैं कुछ कंक्लूजन निकालूंगा, मैं कुछ उसका तज्जिया करूंगा कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। सर उसके बाद मैं किसी नतीजे पे पहुंचने के बाद मैं दुनिया को बताऊंगा कि यार मैं किस नतीजे में पहुंचा था। मैं दुनिया को ऐलान करूंगा कि यार ये मेरी फाइंडिंग्स है, ये मैंने इसमें से नतीजे निकाले, ये मेरा इसमें से कंक्लूजन है, मैं दुनिया को बताऊंगा, रिपोर्ट करूंगा। तो सर ऑडिट भी बिल्कुल इसी तरीके से कि मैंने पहले ऑडिट को प्लान किया, फिर मैं क्लाइंट के प्रेमिसेस पे गया, मैंने वहां जाके एग्जीक्यूट किया, फिर मुझे वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने उससे कुछ नतीजे निकाले, नतीजे निकालने के बाद मैं किसी कंक्लूजन में पहुंचा, उस कंक्लूजन को फिर मैंने दुनिया को यानी शेयर होल्डर्स को बता दिया। सर ये फेजेस है, सिंपल है ऑडिट। अब आपके लिए इसमें क्या है, आपके लिए जो इसमें कैच है सर, आपके जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है ना वो इन स्टेजेस में डिवाइड है, मुख्तलिफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इन स्टेजेस को डील कर रहे हैं। एक स्टेज को मल्टीपल स्टैंडर्ड डील करने हैं, आपको ये अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जांपल प्लानिंग फेज है, प्लानिंग फेज में आपके 2 से 3 4 स्टैंडर्ड है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं मैंने स्टैंडर्ड लिखे हैं, इसको भी हम डिटेल में थोड़ा देख लेंगे।
आपका एरिया या आपका ऑडिट इस तरीके से डिवाइडेड है कि हर स्टेज को से रिलेटेड मुख्तलिफ आइजाज हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपने लेनी है और इनका फ्लो है, हम इनको इसी फ्लो में पढ़ेंगे। ये नहीं होगा कि मैं तुम्हें रिपोर्टिंग के कंक्लूजन के आइजाज पहले पढ़ा दूं, तुम लोग कहोगे सर ये क्या हुआ, उसके हमें तो फ्लो समझ में ही नहीं आया, या मैं एग्जीक्यूशन के पहले पढ़ा दूं या कंक्लूजन के पहले पढ़ा दूं। आपको फ्लो में पढ़ना है। ऑडिट विल बी स्टडीड इन दिस फ्लो। इसी फ्लो में पढ़ोगे तो समझ में आएगा, वरना फिर समझ नहीं आएगा। बहुत से मैंने जगहों पे देखा है या मुख्तलिफ टीचर्स को मैंने देखा है, फॉर एग्जाम्पल वो रिपोर्टिंग की चीजें स्टार्ट करा देते हैं, तो भाई रिपोर्टिंग तक तुम पहुंचे कैसे, रिपोर्टिंग तक तुम पहुंचे कैसे? मेरा तो सवाल पहले ही होगा, आप पहले फ्लो पढ़ें। फ्लो जब आपकी समझ में आएगा देन यू गो टू लेटर स्टेजेस, ठीक है। अच्छा सर, आपका जो आइजा 200 है ना, आइजा 200 सर वो प्लानिंग स्टेज का है, और प्लानिंग स्टेज में इसके अलावा भी आइजाज हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन अभी जो मैं तुम्हें 200 पढ़ाने जा रहा हूँ वो बेसिकली प्लानिंग स्टेज का है। अच्छा सर, अगर हम ये कहें कि ये क्या सबसे इंपॉर्टेंट आइजा है प्लानिंग स्टेज का, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ एक बेसिक कॉन्सेप्ट की हद तक है। फॉर एग्जाम्पल एक नया फॉर्म में ट्रेनी आता है तो उसको कुछ नहीं पता, एक एग्जाम्पल है, तो पहले उसको फॉर्म ये कहेगी कि बेटा पहले पढ़ के आओ कि ऑडिट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, किसकी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑडिट की क्या रिक्वायरमेंट है। तो एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये प्लानिंग का फेज है। मेन आइडिया नहीं है प्लानिंग का, ये याद रखना, लेकिन मैं तुम लोगों को प्लानिंग की स्टेज में पढ़ा रहा हूँ। तुम ये देख सकते हो मैंने बॉक्सेस बनाए, इसके अंदर प्लानिंग फेज लिखी हुई है। प्लानिंग फेज के अंदर सर, प्लानिंग फेज के अंदर आइजाज हैं जिसमें आइजा 200 भी आ रहा है, मुख्तलिफ आइजाज आ रहे हैं, 1 2 5 आइजाज सर आपने लिखे हैं। फिर सर आपने एग्जीक्यूशन स्टेज दिखाई है, उसमें भी कुछ आइजाज हैं सर। फिर उसके बाद कंक्लूजन स्टेज आपने लिखी है, उसमें भी कुछ आइजाज हैं सर। उसके बाद फिर आपने रिपोर्टिंग स्टेज लिखी है सर, बात तो वही लिखी है और उसमें भी कुछ आइजाज हैं सर। आप लोग इसका वॉल्यूम लेके घबराइएगा नहीं, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप उसको तो सिर्फ आपने समरी समझनी है, सिर्फ कीवर्ड समझने और समरी समझनी है। और देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में तुम लोग को इसलिए इतनी डिटेल में करा रहा हूँ कि ये तमाम चीजें ना तुम लोग के ऑडिट के पेपर में ना रिपीट होंगी। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, ये अंडरस्टैंडिंग है, या अगर क्लियर चीजें में समझ लोगे ना तो ये रिपीट करनी फिर बहुत आसान हो जाएगा ऑडिट समझना, और ऑडिट को जाके प्रैक्टिकली एग्जाम में पेपर इसका आंसर अटेम्प्ट करना। तो सर ये बात क्लियर हो गई बच्चों तुम लोगों को? चैट पे बताओ। ठीक है, सही है। वाईफाई 666 बता रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, ये मैंने चार्ट अभी तुम लोगों को समझाया ही नहीं प्रॉपर तरीके से, ये मैं बाद की क्लासेस में समझाऊंगा। मैं तुम्हें सिर्फ फ्लो बता रहा हूँ, ठीक है। आगे आ जाए सर। सर आ जाए आइजा, आइजा 200 पे। सर ये बड़ी जल्दी से निकल जाएगा आइजा, ठीक है। ये बहुत बहुत आसान है, इसमें इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझ ही गए। सर हम सबको पता है कि ऑडिट में ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव, ऑडिट क्यों कराया जाता है सर? ऑडिट इसलिए कराया जाता है कि, मैं थोड़ा सा ये जल्दी निकालूंगा, इतना इसमें टाइम नहीं लगेगा। सर ऑडिट इसलिए कराया जाता है कि यूजर के लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को हमने बढ़ाना है, तो एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स, ठीक है सर। ये बात भी हमें पता थी सर। हमें ये बात भी पता है कि ऑडिट जो है वो आइजाज के तहत कंडक्ट किया जाता है। सर हमने ये कहाँ देखा था सर? हमने ये जब आईफैक और IASB के बारे में जब हमने पढ़ा था, वहां से हमें पता लगा था। अच्छा सर, हमें ये भी पता था कि ऑडिट के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये हमने पहली क्लास में देखा था। तो 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सर। पहला ऑब्जेक्टिव जो था रीजनेबल एश्योरेंस लेनी होती है। ये वर्ड याद रखना बच्चों, कभी भी अगर सवाल आ जाए ना कि सर ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है ओवरऑल, तो सर आपने 2 बातें याद, 2 कीवर्ड याद रखने बस। रीजनेबल एश्योरेंस, अब रीजनेबल एश्योरेंस याद रहेगा तो तुम कहोगे हाँ, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। एक बात ये, यानी कीवर्ड जो है ना रीजनेबल एश्योरेंस याद रखना है। दूसरा कीवर्ड जो याद रखना है कि टू रिपोर्ट ऑन द फाइंडिंग्स। ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा सर, जब मैं ये कहता हूँ ना कि रीजनेबल एश्योरेंस मैं दे रहा हूँ कि वीदर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फ्री हैं फ्रॉम इमटेरियल मिसस्टेटमेंट इवन। मैं कह रहा हूँ कि फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। इट मींस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंटेन इमटेरियल मिसस्टेटमेंट। सर क्या मतलब? सर मैं ऑडिटर हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जो रीजनेबल एश्योरेंस दी है उसमें मैं ये कह रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इसमें इमटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी में कंटेन में। मैं ये नहीं कह रहा कि है, मैं कह रहा हूं कि हो सकती हैं, लेकिन वो मटेरियल नेचर की नहीं होंगी, वो इमटेरियल नेचर की मिसस्टेटमेंट अभी भी होंगी, ठीक है। ये याद रखना। इसमें ये नहीं करके आ जाना कि जब तुमने फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्टिव पूछ लिया और तुमने कहा कि यार टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द एफएस आर फ्री फ्रॉम ऑल मिसस्टेटमेंट्स,
या ऑल मिस स्टेटमेंट। तो हम ये नहीं कह रहे कि ऑल मिस स्टेटमेंट, हम कह रहे हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट ओनली। इट मींस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंटेनिंग मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और उससे मेरे ओपिनियन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सर क्यों? क्योंकि सर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी में देखा था कि इमटेरियल चीजें ना यूजर की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करती, तो वो ऑडिटर की भी डिसीजन मेकिंग को, ऑडिटर की भी ओपिनियन को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी। याद रहेगा सर, बहुत सिंपल सी है सर। फिर उसके बाद हमने, बच्चों को समझ में आ रहा है? ठीक है सर, मेल को समझ में आ गया सर। अच्छा ये चीजें मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका था, थोड़ा सा एक रिकॉल्स है, और मैं चार्ट बना लेता हूँ साथ में, तुम लोग भी बना लो, इससे ना आसानी होती है रिमेम्बर करने में, वरना वर्डिंग लिखी हुई यार उसमें उसको बहुत मुश्किल होता है आखिर में कीवर्ड्स निकालना ना। अच्छा सर, उसके बाद हमने रेस्पॉन्सिबिलिटीज देखी थी मैनेजमेंट की, याद आ रहा होगा, बहुत सिंपल सिंपल सी है। वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं तुम लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताई थी ना, वो एक्चुअली मैंने इस आयजा से बताई थी सर। क्या थी सर? 5 थी, सिंपल सी है सर। एक तो एफएस प्रिपेयर करनी है मैनेजमेंट ने, ऑडिटर ने नहीं, मैनेजमेंट ने। एफएस क्लाइंट जो है वो ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देगा ऑडिटर, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर। दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की या मैनेजमेंट की है कि उसने मेक श्योर करना है कि फ्रॉड और एरर तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी प्रिवेंशन, करेक्शन और डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और एरर की रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारी मैनेजमेंट की है, ऑडिटर की नहीं है, ये बात याद रखना सर। दूसरी बात भी समझ में आ गई सर। तीसरी बात जो मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसने इंश्योर करना है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल जो है वो डिजाइंड भी है और इम्प्लीमेंटेड भी है, यानी effective to ensure system of effective internal controls within the organization। और जब हम effective internal controls की बात कर रहे हैं तो उसमें डिजाइन भी आ रहा है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आ रही है। यानी यार ये तुम लोगों को एग्जांपल याद आ रही होगी जो मैंने तुम लोगों को सेफ बॉक्स वाली और ड्रॉर की दी थी। फॉर एग्जांपल कैशियर जो था वो पैसे तो रखता है ड्रॉर में, लेकिन उसमें उसमें लॉक नहीं लगा। तो यार डिजाइन जो है ना, डिजाइन में खराबी है। जब डिजाइन खराब है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी सही नहीं होगी। ठीक है, तो ये अच्छा ये हम डिटेल में देखेंगे कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, आईएसओ 315 में देखेंगे। ठीक है, आईएसओ 315 में हम देखेंगे कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या है। बस तुम लोगों को भी मोटी मोटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहा हूँ। अगर कभी एग्जाम में आ जाए ना यार, 5 नंबर का सवाल है सिंपल सर, पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, प्रिवेंशन, करेक्शन, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सर, ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सर। ये तो कॉमन सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। एसिस देना है ऑडिटर को, ठीक है, सिंपल सी बात है, एसिस देंगे इन्फॉर्मेशन का तभी तो ऑडिट कर सकेगा सर। पांचवी बात ये कि ऑडिटर को रिप्रेजेंटेशंस देनी है, रिटन रिप्रेजेंटेशंस देनी है सर। ये क्या है सर? रिटन रिप्रेजेंटेशन देने के लिए देना है ऑडिटर्स को, ये हम देखेंगे एज पर आयदा 580 मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन सर, ये हम वहां देखेंगे सर। ये क्या है सर? अब सर मोटा मोटा अगर आप बताना चाहें तो आप हमें बता दें। यार देखो, कुछ एरियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऐसे होते हैं जहां इवन दो ऑडिटर को इंफॉर्मेशन तो मिल चुकी होती है लेकिन उसका कंफर्ट नहीं आ रहा होता है। तो वो एरियाज जहाँ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, जहाँ कंप्लीटनेस का ऑडिटर को डर होता है कि यार मैनेजमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, यार दिल नहीं मान रहा कि ये कंप्लीट हो सकती नहीं, तो हम डायरेक्टर से और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से एक लेटर की फॉर्म में ले लेते हैं कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कंप्लीट है। तो बस अपने एक तरीके से अपने रिस्क को कवर करने के लिए और एविडेंस को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उनसे रिटर्न में भी ले लेते हैं कि हाँ उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कंप्लीट है। तो मैनेजमेंट की अब ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑडिटर जब जहाँ जिन एरियाज पे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, जहाँ जिन एरियाज पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग रहा है उन एरियाज पे वो ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे। तो ये भी मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बच्चे ने सवाल किया सर आपने जनरल कॉन्सेप्ट्स का तो हैंडआउट शेयर कर लिया है और आइजा 200 का आपने शेयर नहीं किया, तो शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है ऐसा यार, शेयर कर दूंगा, तुम ही लोगों के लिए बनाया है। तुम अभी यहाँ तो देखो ना इसको, तो ये तो वही टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस किए सर। ठीक है, आगे चलें सर, ये भी बात बता दी सर। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आप लोगों को अश्योरेंस के बारे में पढ़ाया था और ये भी बताया था कि सर दो किस्म की अश्योरेंस होती हैं। ठीक है, एक लिमिटेड अश्योरेंस होती है और एक आपकी रीजनेबल अश्योरेंस होती है। रीजनेबल अश्योरेंस को हाई लेवल अश्योरेंस भी कहते हैं और पॉजिटिव लेवल अश्योरेंस भी कहते हैं, और आपकी लिमिटेड अश्योरेंस को मॉडरेट लेवल या नेगेटिव लेवल भी कहते हैं। ये आपको आपने पिछले हैंडआउट में देख लिया है सर। मैंने उसमें ये भी बताया था आपको कि सर एक तीसरी अश्योरेंस भी तो हो सकती है जिसको हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस कहते हैं। ये भी तो कुछ इस तरह की बात भी हमने की थी ना कि सर एक जब रीजनेबल है तो और लिमिटेड भी है तो एब्सोल्यूट अश्योरेंस भी तो हो सकती है सर। एब्सोल्यूट अश्योरेंस जैसी कोई चीज होती नहीं है सर, ये आपने बताया था हमें लास्ट क्लास में। एब्सोल्यूट अश्योरेंस जैसी
वर्ड तो हो सकता है लेकिन एक्चुअली फिजिकली ये इस तरह की कोई एश्योरेंस होती नहीं है। सर फिर मैंने ये बताया था आपको कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम क्यों नहीं दे सकते हैं, क्या वजह है कि ऑडिट के अंदर इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। मैंने उन दोनों को आपस में कनेक्ट किया था, याद आ रहा होगा। तुम अगर अगर कोई नहीं देख पा रहा है तो लास्ट हैंडआउट देख सकता है, जहां मैंने लेवल ऑफ एश्योरेंस बताए थे। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, मैंने ये कहा था, बल्कि मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखो। उसके बाद मैंने बताया था कि सर ये इससे पहले था लेवल ऑफ एश्योरेंस। हाँ सर, ये वाला डॉक्यूमेंट था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सर यहाँ पे मैंने आपको लेवल ऑफ एश्योरेंस बताए थे, रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस। और सर यहाँ ये बता दिया था कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस आप क्यों नहीं दे सकते हैं और क्या वजूहात हैं कि ऑडिट के अंदर हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, यानी इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है। कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस का हमने जिक्र किया था सर, अब वो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं आइजा 200 के अंदर, यहाँ पे लिखी हुई। ठीक है बच्चों, आइजा 200 पे चलते हैं। अच्छा सर, इनहेरेंट का मतलब क्या है? इनहेरेंट का मतलब ये है कि इनबिल्ट, यानी इसके अंदर मौजूद है, या ये इनबिल्ट है, या ये निकाली नहीं जा सकती, हमेशा मौजूद रहेगी अपनी जगह। इनहेरेंट है यानी इनबिल्ट। कोई भी चीज अगर इनहेरेंट होती है इसका मतलब ये है कि वो इनबिल्ट है, उसका निकाला नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, इनहेरेंट लिमिटेशन, ये मुझे वाइपर 666 ने बताया कि इनहेरेंट का मतलब है इनबिल्ट। अच्छा सर, देखो ये जो इतनी लंबी वर्डिंग्स लिखी हुई है ना, मैं तुम्हें वर्डिंग्स में नहीं, मैं तुम लोगों को चार्ट बना के समझाता हूँ। सर ऑडिट की इनहेरेंट लिमिट आपने क्या याद रखना है? आपने ये याद रखना है कि सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम इसीलिए नहीं दे सकते क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं ऑडिट की। सर वो इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है? सर पहली इनहेरेंट लिमिटेशन जो आपका आईएसओ 200 ये कहता है कि सर जो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ना क्लाइंट की, जिस फ्रेमवर्क के तहत वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, सर उसके अंदर कुछ सब्जेक्टिविटी होती है, उसके अंदर कुछ जजमेंटल एरियाज होते हैं, जिसकी वजह से इनहेरेंटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट आ जाता है। सर एक रीजन। सर दूसरा रीजन क्या है? अच्छा देखो, इसको मैंने बड़ा समराइज कर दिया, इतना लंबा मोटा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, बड़ा इजी वे में लेके रखो। सर पहली इनहेरेंट लिमिटेशन नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर दूसरी, इसको मैं डिटेल में भी बताऊंगा। सर दूसरी इनहेरेंट लिमिटेशन, सर मेरे जो ऑडिट प्रोसीजर्स है ना, इनमें भी मसले हो सकते हैं। मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स, देखो मोटी बात ये याद रखनी है कि मेरे जो ऑडिट प्रोसीजर है, मैं ऑडिटर हूँ, दे कैन नेवर बी 100%। बस इतनी बात याद रखनी है। जब मेरे ऑडिट प्रोसीजर 100% नहीं हो सकते तो मेरी एश्योरेंस भी 100% नहीं हो सकती। सर दूसरी बात। सर तीसरी बात ये है कि यार अगर मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस देने बैठूं ना, तो मुझे जो है ना पूरी जिंदगी भर लगानी पड़ जाएगी, यानी टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व है। सर ये तीन बातें जिस बच्चे ने याद रख ली ना, वो आगे की कहानी बना लेगा। तीन बातें कि ऑडिट के एब्सोल्यूट एश्योरेंस अगर मैं देने जाऊंगा तो उसकी जो टाइम और कॉस्ट होगी वो इतनी सिग्निफिकेंट हो जाएगी कि मैं उसको संभाल ही नहीं सकूंगा। तो सर तीन बातें, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, अनसर्टेनिटी होती है, जिसकी बेसिस पे जिसकी वजह से इनहेरेंटली वो फिगर आगे पीछे हो सकती है, और मैं 100% एश्योरेंस के साथ नहीं कह सकता ये फिगर इतनी होगी। इसको मैं डिटेल में देख रहा हूँ। सर पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरे जो खुद के अपने प्रोसीजर्स हैं सर, दे कैन नेवर बी 100%। जब मुझे खुद ये पता है तो मैं कैसे एब्सोल्यूट एश्योरेंस देने जाऊंगा। और तीसरी बात ये कि सर मेरा टाइम लगेगा, मेरी कॉस्ट लगेगी, उतनी होगी कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मैं सोच नहीं सकता। ये बात क्लियर है? सर आगे आप जरा थोड़ा सा डिटेल में बताएं। सर आपने तीन रीजन बताया। अगर फॉर एग्जांपल पास पेपर में या एग्जाम में तुमसे सवाल आ जाए कि इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है, तो आपने इस फ्लो में याद रखना सर नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर इसको देखते हैं, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? कि नेचर फाइनेंशियल रिपोर्ट और क्लाइंट की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका नेचर ऐसे है कि मैं उसमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। सर आप सबको पता है, इधर देखो ये रेड वाले, सर आप सबको पता है कि क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, ठीक है सर, हमें पता है। सर आपको पता है कि क्लाइंट की मैनेजमेंट बनाती है, सर ये भी पता है, ऑडिटर नहीं बनाता। सर ये मैनेजमेंट जब बना रही है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो सर ये जजमेंट्स लेती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए बहुत सी एरियाज हैं जिनमें जजमेंट्स एक्सरसाइज की जाती हैं। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों, ये मैं ना कीवर्ड्स बता रहा हूँ, कीवर्ड्स। ये जजमेंट की जगह जजमेंट ही लिखना है, अपनी और कोई कहानी नहीं लिख के आ जाना। ये चार्ट बनाया ना, अगर ये थ्योरी याद ना रहे तो ये जो चार्ट बना ना, इससे कीवर्ड याद रखना। ये तुम जब ये कीवर्ड याद आ जाएगा ना तो तुम थ्योरी भी लिख लोगे। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए मैनेजमेंट जजमेंट एक्सरसाइज करती है। सर इन जजमेंट, अच्छा जजमेंट का मतलब क्या है? जजमेंट का मतलब अंदाजा लेना। जजमेंट का अगर हम उर्दू में मतलब, जजमेंट का मतलब फैसला लेना, अंदाजा लेना। अब आप सबको पता है कि दो लोगों की राय, दो लोगों की जजमेंट कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ फर्क रहेगा।
तो सर जजमेंट की वजह से ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीजें होती हैं सर। जजमेंट की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्जेक्टिविटी आती है पहली चीज, और जजमेंट की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनसर्टेनिटी आती है। सर क्या मतलब है? सर सब्जेक्टिविटी आती है जजमेंट, मैं मैनेजमेंट हूँ क्लाइंट की, मैंने जजमेंट ली फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मैंने कोई जजमेंट ली, तो उससे सब्जेक्टिविटी आ रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी सब्जेक्टिविटी यानी लिंक टू वन पर्सनल ओपिनियन। सर एग्जाम्पल लें सर एस्टिमेट्स की। फॉर एग्जाम्पल आप सबको पता है कि एस्टिमेट्स जो होते हैं ना वो बेसिकली जजमेंटल बेस्ड होते हैं। कैसे सर? आप एग्जाम्पल ले लें सर, डेप्रिसिएशन मेथड जो है या आपका एक एस्टिमेट है ना, आप सब लोगों ने पढ़ा है यार IAS 16 के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर, और इससे पहले भी आप पढ़ते आए कि डेप्रिशिएट करना किसी एसेट को, यार ये भी तो एक जजमेंटल बात है ना। कहीं कोई इसका स्टैंडर्ड थोड़ी बना हुआ है, कोई दुनिया में लॉ थोड़ी बना हुआ है कि आपकी जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है इसको आप फला रेट पे डेप्रिशिएट करें या फला मेथड से करें। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन से नहीं तो सर रिड्यूसिंग बैलेंस से करें, सर रिड्यूसिंग नहीं तो नंबर ऑफ आउटपुट्स की बेसिस पे करें। कहीं कहीं स्टैंडर्ड्स लिखे हुए नहीं है। ये मैनेजमेंट की अपनी अंडरस्टैंडिंग पे है कि वो किस तरीके से डेप्रिशिएट कर रही है, किस कौन सा रेट ले रही है, 10% की जगह 20% ले रही है। तो ये एस्टिमेट्स हैं प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसी तरह रेजिडुअल वैल्यू है, आप सबको पता है रेजिडुअल वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है कि फॉर एग्जांपल कोई एसेट जो है वो इतनी यूजफुल लाइफ के एंड पे वो कितने का बिकेगा, तो वो कितने का बिकेगा इस चीज को एसरटेन करना, एक एस्टिमेट लगाना है, पता थोड़ी है एक्चुअली। आज मैंने गाड़ी परचेज की मेरी कंपनी ने, आज से 5 साल बाद फर्ज करो उसको वो स्क्रैप करेगी उसको, तो 5 साल की वैल्यू क्या पता उनको। तो एक एस्टिमेट, एक रीजनेबल एस्टिमेट होता है वो लेती है, लेकिन एस्टिमेट रीजनेबल होना चाहिए। एक बात, रीजनेबल का मतलब ये नहीं है कि 100% एक्यूरेट होगा। तो इवन दो के एक रीजनेबल एस्टिमेट होगा लेकिन उसमें स्टिल सब्जेक्टिविटी होगी, उसमें स्टिल जजमेंटल एस्पेक्ट्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो जजमेंट की वजह से सब्जेक्टिविटी आती है, सब्जेक्टिविटी की वजह से फिगर्स जो है दे कैन नेवर बी 100%, ये बात याद रखनी है। अच्छा सर, जजमेंट जो है ना, जजमेंट लेते वक्त कुछ एरियाज में अनसर्टेनिटी भी होती है। सर मिसाल के तौर पे अनसर्टेनिटी मतलब अपनी तौर पे हमें पता है, देखो ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, इंटर रिलेटेड हम इन वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टिल डिफरेंस है इन लोगों में, इन दोनों में। सर अनसर्टेनिटी भी आती है, फॉर एग्जांपल प्रोविजंस हैं तुम्हारे, प्रोविजंस सब लोगों ने IAS 37 पढ़ा है कि सर आपको पता है प्रोविजन जो है एक लायबिलिटी है विद अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। हमें ये नहीं पता कि इसका अमाउंट कितना होगा इस आउटफ्लो का और कब होगा, तो इसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आता है। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हैं, आप सबको पता है यार, आप सबने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, आप सबको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रोविजन फॉर बैड डेट होती है, यानी एक हम अंदाजा लगा लेते हैं कि कितने डेटर्स हमें पे नहीं करेंगे, तो हम उसके ऑलरेडी इसका एक कवर लेके बैठ जाते हैं। सर प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग, ये भी सर जितनी प्रोविजन लग रही है ना, प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, ये जितनी भी प्रोविजन हैं सब के अंदर अनसर्टेनिटी होती है, यानी इसकी टाइमिंग आपको नहीं पता होती। टाइमिंग प्लस अमाउंट, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी विद अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। देखो यहाँ अनसर्टेनिटी में ना मसला आ रहा है टाइमिंग्स का, अगर मैं इसको डिस्टिंग्विश करूँ ना सब्जेक्टिविटी से कैसे डिफरेंट है, यहाँ टाइमिंग्स का भी मसला आ रहा है कि कब आउटफ्लो होगा और कितने अमाउंट होगा। सब्जेक्टिविटी में तो सिर्फ ये है कि यार फॉर एग्जाम्पल मेरी पॉलिसी थी कि यार 5 साल बाद गाड़ी कंपनी बेचेगी, तो 5 साल बाद बेचेगी तो टाइमिंग का मसला नहीं है, लेकिन अमाउंट का मसला है। लेकिन अनसर्टेनिटी में तो ये है कि यार ये भी नहीं पता कि 5 साल होंगे, 5 साल से पहले बेचेगी, 5 साल के बाद बेचेगी और कितने की बिकेगी, यानी दोनों टाइमिंग होगी, यानी अमाउंट और टाइमिंग दोनों हो गए अनसर्टेनिटी में, और सब्जेक्टिविटी में सिर्फ अमाउंट है। ठीक है, ये बात इसमें डिस्टिंग्विशिंग फर्क है जो तुम लोगों को याद रखना चाहिए। अच्छा सर, प्रोविजन फॉर आपने रिस्ट्रक्चरिंग भी बता दिया, सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्या है सर। रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन ये होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो अपने स्टाफ को निकाल रही है या ये कि वो कोई डिवीजन बंद कर रही है, तो उसमें ये होता है कि जो स्टाफ होता है उनको कंपनसेट करना होता है, तो उसकी भी प्रोविजन क्रिएट की जाती है। ठीक है ना, उसमें पता नहीं होता कि कितने क्लेम्स आएंगे, क्या होगा, बड़ा लीगल मैटर्स चलते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझ रहे हैं कि यार अपने तमाम वर्कर्स को 2 मिलियन देके फारिग कर देंगे, वो चले गए कोर्ट, उन्होंने कहा नहीं हमें तो 4 मिलियन चाहिए, तो इसमें ना अमाउंट और टाइमिंग दोनों में मसला होता है, कोर्ट का ऑर्डर कब आएगा, कब फाइनलाइज होगा, क्या होगा। सर डिसमेंटलिंग की प्रोविजन क्या होती है? सर डिसमेंटलिंग की प्रोविजन ये होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्लांट लिया, प्लांट फॉर एग्जाम्पल ऑयल रिग लिया आपने, ठीक है, आपने ऑयल रिग बनाई, तो वहाँ उस कंट्री के लॉज ये कहते हैं कि यार 10 साल बाद जो है ना ये आप साइट को रिस्टोर कर देंगे। साइट को रिस्टोर करना, साइट को रिस्टोर करने की कॉस्ट क्या होगी वो आपको नहीं पता। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, यानी आपको एग्जैक्ट अमाउंट इसका पता नहीं होता
कि कितने टाइम के बाद करना है, और ये भी हो सकता है कि जो है लॉस बदल जाए, मजीद आपको एक्सटेंड करते हैं, तो इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड की जाती है और ये कॉस्ट का हिस्सा बनती है, फिर उसकी एक डिस्काउंटिंग होती है, वो एक अलग बात है। अच्छा सर, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सर, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जजमेंट्स होती हैं, और जजमेंट की वजह से इन एरियाज में सब्जेक्टिविटी आती है और अनसर्टेनिटी आती है। जब अनसर्टेनिटी और सब्जेक्टिविटी आ गई तो ऑडिटर मैनेजमेंट को कभी चैलेंज ही नहीं कर सकता कि सर आप जो है ना सर रिड्यूसिंग बैलेंस नहीं लें, आप स्ट्रेट लाइन लें। ऑडिटर चैलेंज ही नहीं कर सकता सर। ऑडिटर ये कह नहीं सकता कि सर आप ऐसा करें कि प्रोविजन जो है ना वो आपकी 5 साल बाद पे होगी और इस अमाउंट से पे होगी, आप जो है ना सर इसको इतना परेशान नहीं हो, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑडिटर इस तरह की कभी भी बात नहीं करेगा, ठीक है। ऑडिटर इस बात को समझेगा क्लाइंट की कि हाँ ये इनके जजमेंट्स हैं। हाँ वो अलग बात है कि उनकी रीजनेबलनेस को देखेगा ऑडिटर, लेकिन क्योंकि वो समझता है कि जजमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, एक्सरसाइज किए हैं, तो मैं इन जजमेंट्स को इनसे बेहतर या इनकी हद तक तो देख सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें हतमी राय नहीं दे सकता, ठीक है। इस वजह से मैं जब हतमी राय नहीं दे सकता, हतमी बात नहीं कर सकता, तो मैं हतमी एश्योरेंस भी नहीं दे सकता। क्लियर है सर? समझ में आ गई सर? आगे चलें सर। सर एक रीजन तो बता दिया सर, दूसरा रीजन क्या था सर? दूसरा रीजन ये था कि मेरे जो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स है ना सर, मेरे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स हैं ये कभी भी 100% नहीं हो सकते सर। ये मैंने आपको बताया था कि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स ऐसे हैं, दे कैन नेवर बी 100%, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट गिव एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सर इसके भी 3 रीजन हैं, इसमें भी मैंने 3 बातें कर दी हैं कि सर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वजह है कि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में भी अगर तुमसे पूछ लें कि सर इसकी भी क्या रीजन है, आप बताएं नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या मसला है, आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। आज सबसे पहली बात ये कहेंगे सर मेरे जो ऑडिट प्रोसीजर्स है ना सर, दे आर टेस्ट बेस्ड, दे आर सैंपलिंग बेस्ड। मैं 100% पॉपुलेशन को ऑडिट ही नहीं करता, तो मैं कैसे एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दूंगा? एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो आप किसी के भी बारे में या किसी भी चीज के बारे में आप तभी दे सकते हैं कि आप उसको 100% जांच पड़ताल उसकी कर लें। जब आपने 100% जांच पड़ताल की नहीं, तो आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैसे दे रहे हैं? आप 5% 10% एरिया पे काम करके आ गए और रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में आपने कह दिया यार, आपने उस पर भी प्रोजेक्ट कर दिया कि यार इसी के रिजल्ट जो है वो पॉपुलेशन पे भी होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा आप करते ही नहीं, तो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सर एक बात टेस्ट नेचर के होते हैं, दूसरा बात ये कि मैं सर कोई मैं फरिश्ता थोड़ी हूँ, मैं इनकरेक्ट ऑडिट प्रोसीजर भी तो अप्लाई कर सकता हूँ। तो सर मेरे पास हमेशा जब भी मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि मैं इनकरेक्ट ऑडिट प्रोसीजर्स करके आ जाऊँ। तो जब मैं इस पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट नहीं कर सकता कि मैं इनकरेक्ट प्रोसीजर ना करूँ, तो मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस भी नहीं दे सकता सर। सिंपल सी बात है सर। तीसरी बात ये है कि इवन दो कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ, चलो मैंने इनकरेक्ट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म नहीं किए, मैंने बहुत अच्छा सैंपल साइज भी ले लिया, उसके बावजूद भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जहां मेरे ऑडिट प्रोसीजर जो है ना जाके रुक जाएंगे, जहां पकड़ नहीं सकेंगे, वो ये होगा कि क्लाइंट ने डेलिबरेटली फ्रॉडुलेंट स्कीम्स बना के रखी हुई है, ठीक है। कोलूजन किया हुआ है क्लाइंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए, कोलूजन और फ्रॉडुलेंट स्कीम्स इस्तेमाल की हैं, जिसकी वजह से मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो फ्रॉड है वो पकड़ ही नहीं सकता, यानी मिस स्टेटमेंट को पकड़ ही नहीं सकते। जब फ्रॉड आ गया, जब कोलूजन आ गई, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट्स भी आएंगी, और जब मिस स्टेटमेंट्स आएंगी तो मैं उनको अपने ऑडिट प्रोसीजर्स के थ्रू पकड़ नहीं सकूंगा, क्योंकि उसने कंसील कर दी है। यानी कहने का मकसद ये कि यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल किया जाए कि फ्रॉड जो है ना तुम्हारी मिस स्टेटमेंट्स को, इंक्लूडिंग मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को कंसील कर देता है, कंसील इन सच अ वे दैट यू कैन नॉट डिटेक्ट इट। आप अपने ऑडिट जो आपके कन्वेंशनल ऑडिट प्रोसीजर्स है ना, आपके जो कन्वेंशनल ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उनसे आप फ्रॉड को नहीं पकड़ सकते, फ्रॉड को नहीं पकड़ सकते सर। ये हम आइजा 240 में भी देखेंगे फ्रॉड के बारे में, मैंने लिखा हुआ भी है, इसको जरा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेंगे अभी इस स्टेज पे कि सर हमारी इनहेरेंट लिमिटेशंस क्यों है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते सर। हम कहेंगे नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स ऐसे हैं। तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में हमारा जो तीसरा पॉइंट था कि सर क्योंकि फ्रॉडुलेंट मैनेजमेंट चाहे तो फ्रॉड इस्तेमाल कर सकती है, फ्रॉड का यूज ले सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, और फ्रॉडुलेंट स्कीम्स जो होती हैं वो कंसील कर देती हैं, वो कंसील कर देती हैं फ्रॉड को, और हमारे जो कन्वेंशनल ऑडिट प्रोसीजर्स हैं वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस। मैं ऑडिट प्रोसीजर्स करके आ जाऊं और पीछे फ्रॉड हुआ हुआ था, अच्छा मैं चलो मिसाल देता हूँ इसकी, एक मिसाल देख लो सर। मिसाल इसकी ये सर, इसकी मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल एक एंटिटी है, ठीक है, उसने उसने क्या किया, उसके पास पैसे आ गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक मिसाल दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सी है। फॉर एग्जांपल एक एंटिटी है एबीसी, ये मैं फ्रॉड की दे रहा हूँ, ठीक है। इसके पास $5 मिलियन आ गए, ठीक है।
तो सर अगर इसकी हम एंट्री देखें, इसकी एंट्री होगी कि भाई बैलेंस शीट में इसके पास एसेट्स आए होंगे, कैश बढ़ा होगा और इसने इनकम दिखाई होगी, वरना लायबिलिटी दिखा दी होगी। डबल एंट्री तो की होगी, कोई भी एंट्री की है। सर मैं ये कहूंगा कि यार आपके पास ये पैसे कहाँ से आए? तो ये इसकी मैनेजमेंट, एबीसी की मैनेजमेंट ये कहती है यार हमारा जो पेरेंट है ना एक्स कंट्री के अंदर, सर ये उस वहां से आए हमें पैसे एज अ लोन, उन्होंने हमें लोन दिए हैं, ठीक है, सपोर्ट स्पॉन्सर करने के लिए लोन दिया है हमें। अच्छा, हो सकता है एक्चुअली में ये पैसे मनी लॉन्डर किए हों, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो $5 मिलियन की, $5 मिलियन की। और अच्छा, तो मैंने कहा कि अच्छा यार ऐसा करो कि मैं अपना ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इस कंट्री एक्स में जो इसका पेरेंट है, ठीक है, मैंने इसको कंफर्मेशन भेज दी, ठीक है। अच्छा, मजे की बात है ये चूंकि कंट्री एक्स में है और मैं इसको फिजिकली जाके देख नहीं सकता, और तो मुझे लेटर पे जवाब आता है कि हाँ हमने ये $5 मिलियन जो है वो इनको दिए हैं। अब इसके अलावा मैं कुछ कर सकता हूँ? सर मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैं ये कहूँगा कि यार मैंने अपना प्रोसीजर तो परफॉर्म कर लिया, लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए तो ये सीन नहीं था, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। तो इसका मतलब ये है कि मेरे प्रोसीजर जो थे, दो के ये फ्रॉड था लेकिन पकड़ नहीं सके, मैं तो अपना प्रोसीजर करके आ गया। तो हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है फ्रॉड की, ये बताने का मकसद था। ठीक है बच्चों, आगे चलें। समझ में आ रहा है? जरा चैट में कंफर्म करो यार। एक बच्चे ने सवाल किया था कि टैक्स अथॉरिटीज जो है वो डेप्रिसिएशन मेथड स्पेसिफाई करती हैं। भाई वो टैक्स अथॉरिटीज अपने टैक्स की रिटर्न के लिए डेप्रिसिएशन मेथड स्पेसिफाई करती हैं। वो आपकी फाइनेंशियल आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो उसको थोड़ी देखती हैं, वो तो अपने टैक्स लॉस के हिसाब से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाती हैं, रिटर्न फाइल करवाती हैं, वहाँ वो अपने मेथड इस्तेमाल करती हैं। तो दोनों को मिक्स नहीं करो, ठीक है। तो भाई किसने कुछ, अच्छा चलो आगे आगे चलते हैं, ठीक है। सर तीसरा आपने बताया था इनहेरेंट लिमिटेशन, बड़ा जबरदस्त था सर। टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, और बहुत ये तो कॉमन सी बात है यार, टाइम होता है जब आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बात कर रहे हैं। तो उसमें फिर इसका मतलब ये है कि आपने बहुत टाइम लगाना होगा, बहुत कॉस्ट लगानी होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सर तीसरा रीजन ये है कि सर देयर इज टाइम एंड कॉस्ट इन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अच्छा, रीजनेबल एश्योरेंस में भी टाइम और कॉस्ट होती है, लिमिटेड एश्योरेंस में भी टाइम, लेकिन वो मैनेजेबल होती है। सर टाइम और कॉस्ट एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस अगर मैं देने बैठ जाऊँ ना, तो टाइम सारा खत्म हो जाएगा और कॉस्ट लगती रहेगी, लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस अचीव नहीं कर सकेंगे। सर इसकी क्या वजह है कि सर जब हम ऑडिट करने जाते हैं, लिंक कर देता हूं मैं इसको, तो हम सैम्पलिंग बेसिस पे करते हैं। सर जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो कुछ टीम में मेंबर्स भेजते हैं, पूरी फर्म नहीं भेज देते, ठीक है ना। तो इस तरह की हमारी प्लानिंग होती है। हम एक ओपिनियन दे रहे हैं यार, हम एक ओपिनियन दे रहे हैं, एक रीजनेबल ओपिनियन, तो उस पर हम एक रीजनेबल टाइम और रीजनेबल कॉस्ट ही लगाएंगे। इससे ज्यादा अगर हम कॉस्ट और टाइम लगाएंगे तो फिर तो मतलब ये कि हाँ। अच्छा, और एक बात ये भी कि देखो फर्म्स जो है ना, इवन तो कि ये प्रैक्टिस कर रही हैं, ये अश्योरेंस दे रही हैं, लेकिन इन दी एंड दे आर मेकिंग प्रॉफिट, दे आर अर्निंग, ठीक है ना। कोई भी काम दुनिया में प्रॉफिट के बगैर नहीं होता। इस इंटेंशन के बगैर दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता कि मैं कमाऊं नहीं। तो फर्म वो काम क्यों करेगी जिसमें उसकी कमाई ना हो? एक कॉमन बात है ना, कॉमन सेंस वाली। तो रीजनेबल कॉस्ट और रीजनेबल टाइम तो फर्म लगाने को तैयार है, लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस देने को फर्म जो है ना, कोई भी दुनिया की फर्म दे ही नहीं सकती, और ना वो रीजन और ना वो एब्सोल्यूट टाइम लगाएगी, ना वो एब्सोल्यूट कॉस्ट लगाएगी। सिंपल सी बात है। अच्छा सर, एक सवाल ये भी हो सकता है कि सर आपने तीसरा रीजन तो बता दिया कि टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व होता है ऑडिट के अंदर, तो सर एक बात ये है कि भाई अच्छा, एक स्टैंडर्ड में हमारे बात लिखी हुई है कि स्टैंडर्ड का जुमला है, मैंने तीसरा पॉइंट में तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है ना। तो स्टैंडर्ड में ये भी लिखा है कि मैटर ऑफ टाइम एंड डिफिकल्टी इन्वॉल्व। अब स्टैंडर्ड क्या कह रहा है? देखो स्टैंडर्ड ये कह रहा है मैटर ऑफ डिफिकल्टी और टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व इज नॉट इन इटसेल्फ अ वैलिड बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ओमिट अ नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर। अच्छा, एक बात फिर ये भी कह रहा है कि इवन दो के स्टैंडर्ड मानता है इस बात को कि फर्म जो है उसका टाइम और कॉस्ट जो है वो एब्सोल्यूट टाइम और कॉस्ट नहीं लगा सकती, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस टाइम और कॉस्ट की को बेसिस बना के फर्म कोई नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर को ओमिट कर दे। यानी ये हो कि कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना था और ऑडिटर ने प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया, और कल को अगर भी पूछे कि भाई तुमने प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया, तो वही कहते सर वो तीसरा रीजन था टाइम और कॉस्ट वाला। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई कोई नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर ओमिट नहीं करके आ जाना इस टाइम और कॉस्ट के चक्कर में। समझ में आ रहा हो ना? टाइम और कॉस्ट की वजह से कोई नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर को आप ओमिट नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड आपको मना कर रहा है, स्टैंडर्ड आपको मना कर रहा है वहां जहाँ के कोई दूसरा ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर ना हो। सिंपल वर्ड्स में हम ये कहें कि सर टाइम और कॉस्ट की रिस्ट्रिक्शन अपनी जगह है, लेकिन
आप कोई नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर ओमिट नहीं करेंगे। बस ये फर्म के पार्टनर्स और ऑडिटर के लिए आइजाज की तरफ से रिकमेंडेशन है, आइजाज की तरफ से गाइडेंस है। तो सर अब फर्म के पार्टनर्स ये कहते हैं यार देखो बात अभी भी क्लियर नहीं है, मैं ऑडिट प्रोसीजर्स तो चले ओमिट नहीं करता सारे, लेकिन फिर भी मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पा रहा हूँ, और कल को अगर कोई फॉर एग्जांपल ऑडिट प्रोसीजर मुझसे रह भी जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी हो कि मेरे से ऑडिट प्रोसीजर रह जाए, तो मैं इन सब चीजों को कैसे मैनेज करूंगा, यानी बैलेंस, हाउ टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ऑडिट, टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ऑडिट एंड ऑडिट प्रोसीजर, यानी कि मैं ऑडिट की कॉस्ट को और टाइम को भी मैनेज कर लूं और ऑडिट प्रोसीजर कोई ओमिट ना हो जाए, यानी नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर, इनके दरमियान में बैलेंस कैसे मेंटेन करूंगा। सर इनके दरमियान आप बैलेंस बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। आपका स्टैंडर्ड बता रहा है, स्टैंडर्ड आप ये कह रहा है, स्टैंडर्ड आपको ये कह रहा है कि सर आप प्रॉपर प्लानिंग करें, जब आप ऑडिट करने जाएंगे ऐसी मुंह उठा के नहीं चले जाएंगे, आप थोड़ा प्लान करेंगे कि यार मैं फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का ऑडिट करने जा रहा हूँ, तो मेरे पास वो बंदे होने चाहिए टीम में जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस हो, मेरे पास वो बंदे होने चाहिए जो कि फिजिकल स्टॉक काउंट भी कर सकें, ताकि ऐसा ना हो कि आपने सारे टीम में सीनियर भेज दिए और जब स्टॉक काउंट की बात आई तो सब एक दूसरे को देखने लगे, यार अब ये तो मैं नहीं करूंगा, ये तो बच्चों का काम है, तो कोई जाके जूनियर करेगा। तो ये प्लानिंग का हिस्सा है, यानी कोई ओमिट ना हो जाए टाइम और कॉस्ट की वजह से, कोई प्रोसीजर ओमिट ना हो जाए, इसको मैं मेंटेन कैसे करूंगा, इसको बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। सर आपने प्रॉपर प्लानिंग करनी है। सर ये हम आइजा 300 में देखेंगे, हमारी प्लानिंग फेज का हिस्सा है। सर दूसरा ये कि आपने रिस्की एरियाज का ऑडिट करना है, रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग करनी है। सर उल्टी सीधी चीजों में, चिल्लड़ चीजों में नहीं जाना, रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग करनी है, जो की हेड्स हैं आपके उनका ऑडिट करना है, रिस्की एरियाज का ऑडिट करना है, उल्टी सीधी चीजों में नहीं घुसना है। सर ये कहाँ लिखा है, सर ये आएगा 315 में लिखा है, सर ये हम पढ़ेंगे। सर उसके बाद आपको स्टैंडर्ड कहता है कि सर आप सैम्पलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करें, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स जब इस्तेमाल करेंगे तो पॉपुलेशन का, एंटायर पॉपुलेशन का हमें ऑडिट नहीं करना पड़ेगा। अब अगर तुम्हें कोई सवाल आ जाए इस तरह का एग्जाम, और ये एग्जाम में सवाल आया है, हमारे पास सवाल आ जाए कि हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ऑडिट इन ऑडिट प्रोसीजर इन सच अ वे दैट द ऑडिटर शुड नॉट omit a necessary ऑडिट प्रोसीजर। तो आप ये कहेंगे कि भाई ये तीन मेरे एरियाज हैं या तीन मेरी रिकमेंडेशंस हैं आइजाज की तरफ से कि मैंने प्रॉपर प्लानिंग करनी है बैलेंस मेंटेन करने के लिए, रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग करनी है, और सर मैंने सैम्पलिंग टेक्निक इस्तेमाल करनी है। यार ये तीन कीवर्ड्स हैं, ये याद करना ना बहुत आसान है। अच्छा यही बात जो है ना, यही बात आइजा में यहाँ लिखी हुई है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ऊपर से लेके नीचे तक, यही बात लिखी है। लेकिन सर ये इतना मुश्किल है कि आखिरी वक्त में अगर पढ़ने जाऊंगा तो मेरा दिल भी नहीं करेगा। बात उसमें सबसे ही लिखी हुई है, लेकिन फ्लो मुझे समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से मैंने चार्ट बना दिया। ये चार्ट क्लियर हो रहा है बच्चों? जरा चैट पे बताओ, बात क्लियर है? जरा चैट पे रिस्पॉन्स करो। ठीक है, ठीक है, चलो चलो। अच्छा सर, सर आगे चलें सर। सर एक सिनेरियो है, एक सिनेरियो है सर, इसी में हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बात कर रहे हैं और क्यों नहीं दी जा सकती, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। सर फर्ज करें सर आप ऑडिटर हैं, ठीक है सर, आप क्लाइंट पे गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने। सर आपने एज पर आइजाज जो है ना, सर आपने प्रॉपर प्लानिंग की, सर उसके बाद आपने प्रॉपर एग्जीक्यूशन की ऑडिट की। अच्छा प्रोसीजर्स, तमाम प्रोसीजर जो आपके थे आपने परफॉर्म कर लिए। मैं ये नहीं कह रहा 100%, मैं कह रहा हूँ जो रिक्वायर्ड प्रोसीजर थे, नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर थे वो आपने। सर सब कुछ ठीक था, क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट आपने उस वक्त नहीं पकड़ी, ना आपके सामने आई, ठीक है सर। उसके बाद क्या करना था, आपने ओपिनियन एक्सप्रेस करना था। सर आपने ओपिनियन भी एक्सप्रेस कर दिया, क्लियर ओपिनियन दिया। अब इस स्टेज तक जो है ना सर सब कुछ ठीक था। सर बाद में क्या हुआ, आपके पास क्लाइंट का फोन आया और कहा यार मैं तो वो एक 1.5 अरब की जो है ना एडजस्टमेंट डलवाना भूल गया इन्वेंट्री के अंदर। यानी सब्सिक्वेंटली आपने डिस्कवर किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि पब्लिश हो चुके हैं इनमें एक बहुत बड़ी मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो है ना वो है। यानी फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री इनकॉर्पोरेटेड नहीं है या कॉस्ट जो है उसकी सही नहीं है, ये आपकी सब्सिक्वेंटली नॉलेज में बात आ गई, आप ऑडिट रिपोर्ट भी दे चुके हैं और आप ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म कर चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या आपने जो ऑडिट किया, क्या ये कहलाएंगे कि आपने आइजाज को फॉलो किया, यानी प्रॉपर ऑडिट जो है आपने किया था? क्या ये तो नहीं कह दिया जाएगा या ये कहा जा सकता है
कि आप फेल हो गए एज पर आइजास ऑडिट कंडक्ट करने में, यानी सब्सिक्वेंटली कोई चीज आपने डिस्कवर की, कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑडिटर की नॉलेज में आती है, तो क्या ये कहा जाएगा कि ये ऑडिटर जो है फेल हो गया आइजास को कंप्लायंस करने में? सर इसका जवाब जो है, आपको क्या लगता है? अगर मैं तुम लोगों से देखो चैट, देखो कॉमन सेंस इस्तेमाल करो कि तुम जब ऑडिट करने गए थे तब तुम्हें कोई चीज नहीं पता लगी, उस वक्त तुम्हारी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं थी, ऑडिट रिपोर्ट भी इशू कर दी, सब कुछ हो गया, सब्सिक्वेंटली तुम्हारी नॉलेज में एक ऐसी बात आती है जिसकी बेसिस पे तुम्हें लगता है कि यार ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अभी भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट रह गई है, तो क्या ये बात ये कहा जाएगा कि तुम ऑडिटर फेल हो गए आइजास की कंप्लायंस में? सर इसका जवाब है नहीं, इसका जवाब है नहीं। सर क्या इसकी वजह हम ये क्यों कह रहे हैं? तो हम बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं ऑडिटर को कि यार तुमने मटेरियल स्टेटमेंट जो तुम्हें निकाल लेनी चाहिए थी तुमने नहीं निकाली, तुम तो फेल होना चाहिए था तुम्हें, लेकिन तुम्हें आइजा कह रहा है कि तुम तो फेल नहीं हो। सर आइजा ये कह रहा है कि सब्सिक्वेंट डिस्कवरी ऑफ अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इवन आफ्टर द रिपोर्ट इज इशूड डज नॉट इंडिकेट, यहाँ आइजा तुम्हें कह रहा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, does not indicate, देखो ये कीवर्ड्स हैं, subsequent, मेरा ये कीवर्ड है, subsequent discovery of a material misstatement in the financial statement does not itself indicate a failure to conduct audit in accordance with the ISAs. क्यों सर? इसकी वजह ये कि जब मैं ऑडिट करने जा रहा था, जब मैं ऑडिट करने गया था, उस वक्त के तहत जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी वो उसके लिए मैंने प्रॉपर प्लानिंग की थी और उसके लिए प्रॉपर एग्जीक्यूशन की थी उस वक्त तक की इंफॉर्मेशन की बेसिस पे। तो अगर उस वक्त तक का देखा जाए तो उस वक्त तक की जो आइजाज के हिसाब से जो गाइडलाइंस थी वो मैंने फॉलो की थी, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यार मैंने नॉन कंप्लायंस कर दी। तो ये याद रखना, अगर कभी सवाल आ जाए कि सब्सिक्वेंट डिस्कवरी क्या इंडिकेट करती है मटेरियल मिस स्टेटमेंट की कि आइजाज की कंप्लायंस नहीं हुई, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आइजाज की कंप्लायंस नहीं हुई, आप ये कहेंगे कि डज नॉट इंडिकेट अ फेलियर टू कंडक्ट ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द आइजाज। ये बच्चों क्लियर रहेगी बात? ये इस पे सवाल आया पास पेपर में घुमा फिरा के, ये जो ना मैंने जो बॉक्स में बनाया हुआ है ये थ्योरी है। तुम्हारा एग्जामिनर क्या करता है? तुम्हारा एग्जामिनर जो है ना एक सिनेरियो बनाता है क्लाइंट का, जैसे मैंने बनाया, डेट्स वगैरह डाल देगा, उसमें पूरा सिनेरियो बता देगा, टीम के नाम डाल देगा, ये और बता देगा कि भाई इस तरीके से हुआ, क्या इसमें ऑडिटर जो है फेल हो गया। तो आपने जवाब यस और नो में नहीं देना है बच्चों, आपने जो जवाब देना है उसमें कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं कि सब्सिक्वेंट डिस्कवरी जो है दिस डज नॉट इंडिकेट a failure to conduct audit in accordance with the ISAs। ये आपने प्रॉपर, अगर उस वक्त कि जब वो प्रॉपरली प्लान था और प्रॉपरली एग्जीक्यूट था, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स याद रखना है, कीवर्ड भूलना नहीं, ठीक है? क्लियर? आगे चलें। देखो एक बच्चे ने मुझे जवाब दिया कि यार ये फेलियर तो नहीं है क्योंकि हमने जो है टेस्ट बेस्ड ऑडिट परफॉर्म किया था। देखो बेटा ये जवाब तुमने सही नहीं लिखा, ऑडिट तो होता ही टेस्ट बेस्ड है, ये जवाब सही नहीं, वी परफॉर्म टेस्ट बेस्ड। तुम ये कहोगे कि अगर ऑडिटर ने प्रॉपरली प्लान किया है ऑडिट, देखो मैं कीवर्ड हाईलाइट कर रहा हूँ, इफ इट इज प्रॉपरली प्लान्ड, इफ इट वाज प्रॉपरली प्लान्ड, पहला वर्ड प्रॉपरली प्लान्ड एंड प्रॉपरली परफॉर्म्ड in accordance with the ISAs, then a subsequent discovery of a material misstatement does not indicate failure। अगर वो properly planned है और properly executed है, ठीक है, before the discovery, then it means that it does not indicate a failure to conduct audit in accordance with the ISAs। तो बच्चों सलमान देखो कीवर्ड सही लिखो, अपनी मर्जी से तुम जो लिखोगे ना, अपनी मर्जी से नहीं लिखो, अपनी मर्जी के कीवर्ड्स नहीं डालो, जो आइजाज में कीवर्ड्स लिखे हुए वही जवाब लिखना है तुमने। प्रॉपरली प्लान्ड था और प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड था, इसी वजह से हम ये नहीं कह रहे, उस पर तोहमत नहीं लगा रहे कि तुम फेल हो गए ऑडिट को कंडक्ट करने में इन अकॉर्डेंस विद द आइजाज। सर एक बच्चे ने और जवाब दिया कि ऑडिटर फॉलोड द आइजाज इन अकॉर्डेंस, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम इंफॉर्मेशन अवेलेबल। हाँ ठीक है, ये बेहतर है कि ऑडिटर ने आइजाज फॉलो किए, लेकिन जो वर्ड है ना कीवर्ड, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कि कीवर्ड क्या है? प्लान था, प्रॉपरली प्लान था, यानी उस वक्त तक जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसकी बेसिस पे प्रॉपरली प्लान था और प्रॉपरली परफॉर्म हुआ था। ये दो वर्ड हैं भाई, प्लान अलग वर्ड है, परफॉर्म्ड अलग वर्ड है। इसके अगर एग्जामिनर अगर मार्क्स देगा ना, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 नंबर का आता है तो सिर्फ इन 2 वर्ड्स के लिए कि प्रॉपरली प्लान लिखा, प्रॉपरली एग्जीक्यूट लिखा, इस पे 2 नंबर मिल जाएंगे तुम्हें, सिर्फ इन वर्ड्स पे। इन वर्ड्स की इतनी अहमियत है ऑडिट के अंदर। देखो सेंटेंस बड़ा करने का कोई फायदा नहीं है, कीवर्ड्स की अहमियत है कि कीवर्ड्स आप किस जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? 5/6
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर सर ये समझ में आ गया सब्सिक्वेंट। अब सर इस स्टेज पे आपने इनहेरेंट लिमिटेशन समझ ली। अब अगर आपसे एग्जामिनर कोई भी सवाल पूछे तो आप इस पे आंसर कर सकते हैं। सर एक बच्चे ने पूछा लास्ट लाइन एक्सप्लेन करते हैं सर, इस डब्बे में लास्ट लाइन जो है, लास्ट पैरे में क्या लिखा है सर? लास्ट पैरे में ये कह रहा है सर, लास्ट पैरे में ये कह रहा है कि लास्ट पैरा में ये कहा जा रहा है कि इवन दो के सब्सिक्वेंटली कोई फ्रॉड और एरर सब्सिक्वेंट मटेरियल में स्टेटमेंट निकल आती है, तो ऑडिटर ये कह देगा कि यार मैंने तो चूंकि प्रॉपर्ली प्लान किया था, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया था, तो मैं फेलियर तो नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन उसको आइजाज ये भी कह रहा है कि यार हर दफा तुम ये नहीं कह देना कि यार हर दफा इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से जो है तुम यही गलती करोगे। हर दफा तुमने ये नहीं करना कि तुम इसको बेसिस बना लो कि अगर कोई मटेरियल में स्टेटमेंट सब्सिक्वेंटली निकल आती है तो तुम ये कहते फिरो कि यार ये देखो सर, ये तो चूंकि मैंने प्रॉपर्ली प्लान किया था, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया था, तो सर अब तुम मुझसे कोई पूछे ही नहीं, ठीक है ना। तो वो ऑडिटर को ये नहीं कह रहे, एक ऑर्डर यानी एक तरफ से क्वेश्चन भी दे रहे हैं, एक तरफ से ये कह रहा है कि नहीं फिर भी तुमने ख्याल रखना है, मोहतात रखना है, और जब ऑडिट करने जाओगे तो आंखें खोल के ऑडिट करना और ऑडिट एविडेंस को बड़ा डिटेल में देखना, और लेस देन परसुएसिव यानी कन्विंसिंग ऑडिट एविडेंस से कम पे नहीं जाना। सर ये जो है ना, इस लाइन का मतलब आप तब बेहतर समझ सकेंगे जब आप आइजा 500 समझेंगे। तो सर ये लाइन जो है ना, जब आप आइजा 500 समझ लेंगे ना तो ये तब बेहतर समझ में आएगी। ये लाइन जो है ना, अगर आप ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मेन जो इसमें आपका पॉइंट था ना, वो प्रॉपर्ली प्लान था और प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड था, ये आपकी मेन लाइन है। ये आखिर की लाइन जो है ना, ये सर जब आप आइजा 500 समझ लेंगे ना तब आपको बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, सलमान का क्वेश्चन था ये। चलें आगे बढ़े सर, आगे बढ़े सर, आगे बढ़े। अच्छा सर, अब आखिरी टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है सर, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर हमने सबने पढ़ लिया कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सर, 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। बिल्कुल इसी तरह आइजा 200 भी ना कुछ ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है, आइजा 200। तो सर जरा उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी हम देख लेते हैं, और ये भी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ज्यादा नहीं है ऑडिटर की। तो अगर अच्छा, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम ये भी कह सकते हैं कि जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिट, ठीक है, जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिट क्या है सर? 5 रिक्वायरमेंट्स हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर, या रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिटर, कोई सा भी वर्ड तुम इसके लिए इस्तेमाल कर लो सर, बात हुई है। सर इसको भी जरा बता दें सर। सर ऑडिट अगर आप करने जाएंगे ना, आपने 5 चीजें इंश्योर करनी है सर। पहली चीज आपने जो इंश्योर करनी है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है कि जितने भी आइजाज बन गए दुनिया में और जो जो आइजा उसकी एंगेजमेंट के लिए एप्लीकेबल है, उसकी आपने कंप्लायंस इंश्योर करनी है सर, सिंपल सी बात। सर दूसरी बात ये है कि आपने तमाम इथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है कि जो भी एक एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल है उनको फॉलो करना है सर, ये भी सिंपल सी बात है। सर तीसरी बात ये है कि आपने सर जब आप ऑडिट करने जाएंगे ना क्लाइंट पे, तो सर आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करनी है, आपने मेंटेन करनी है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन की जाती है सर, ये अभी देखते हैं ये क्या है, आपने मेंटेन करनी है सर। चौथी रिक्वायरमेंट सर, जब आप क्लाइंट पे जाएंगे ना ऑडिट करने, तो सर आपने प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करनी है सर, ये क्या है ये बाद में देखते हैं। और सर 5वां पॉइंट ये है कि जब आप क्लाइंट पे ऑडिट करने जाएंगे तो आपने जो इंफॉर्मेशन लेनी है, यानी आपने जो एविडेंस गैदर करना है, उसका सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होना जरूरी है। यानी सिर्फ ऑडिट एविडेंस से काम नहीं चलाना, उसका सफिशिएंट और उसका अप्रोप्रिएट होना भी जरूरी है, यानी सही मिकदार में और सही मेयार का होना जरूरी है सर। 5 रिक्वायरमेंट्स हैं, सिंपल सी बात है सर। आइजा की कंप्लायंस इंश्योर करनी है सर, कंप्लायंस इंश्योर करनी है सर। एथिक्स रिक्वायरमेंट, एथिकल रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस इंश्योर करनी है सर, एथिकल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस। सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करनी है सर, प्रोफेशनल जजमेंट मेंटेन करनी है, और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट। सर 5 रिक्वायरमेंट सिंपल सी है सर। आगे बताएं सर, इसमें ये तो 5 रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको हमने लिस्ट भी कर लिया। इसके अंदर क्या है सर? पहली रिक्वायरमेंट है आपकी आइजाज की कंप्लायंस। यार ये बहुत सिंपल है, मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सिंपल है। इसमें जो है ना तुम लोग को अच्छा खासा मैं बता चुका सर। आपको पता है, मैंने बताया था सर, मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं ऑडिट की। हर स्टेज से पर्टेनिंग आपका जो है ना कोई आइजा लगता है, मल्टीपल आइजा लगते हैं सर। आपका आइजा 200 ये कह रहा है कि भाई तुमने तमाम स्टेजेस पे जो जो आइजा लगा हुआ है ना, उसकी कंप्लायंस इंश्योर करनी है सर, बस इतनी सी बात है। और सर हर आइजा का अपना कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव को भी इंश्योर करना है। फॉर एग्जाम्पल सर, आइजा आपका 550 है रिलेटेड पार्टीज का, 550 रिलेटेड पार्टीज से रिलेटेड है सर।
अगर आपकी इंगेजमेंट में, क्लाइंट की इंगेजमेंट में रिलेटेड पार्टीज हैं, यानी फॉर एग्जांपल जो क्लाइंट का आप ऑडिट करने जा रहे हैं उसकी रिलेटेड पार्टीज हैं, तो ऑब्वियसली एज पर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उन रिलेटेड पार्टीज का डिस्क्लोजर जाएगा। देखो उस रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर जो है ना वो IAS 24 के तहत है, जो कि क्लाइंट का रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, बिल्कुल जो कि क्लाइंट के लिए गाइडेंस है। बिल्कुल इसी तरह हमारा आइजा 550 हमारे लिए गाइडेंस है कि अगर किसी क्लाइंट के पास रिलेटेड पार्टी है तो उन रिलेटेड पार्टीज पे हमने क्या काम करना है, उनके लिए क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो अगर आइजा 550 मेरी एंगेजमेंट में एप्लीकेबल है तो मुझे उसकी प्रॉपर कंप्लायंस इंश्योर करनी है, बस सर इतनी सी बात, यानी उसके ऑब्जेक्टिव को इंश्योर करना है। अच्छा सर आपको ये भी पता है कि आइजास की कंप्लायंस के साथ साथ जो भी अभी हम क्लाइंट के एंगल से बात करते हैं कि क्लाइंट को बल्कि क्लाइंट के नहीं, ऑडिटर के एंगल से ये कि आपको पता है कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है, ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है ये कंपनीज एक्ट ने बताया है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट में कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, उसकी उन एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को भी आपने कंप्लाई करना है, यानी एडिशनल उन चीज़ों को भी चेक करना है। फॉर एग्जांपल आपने ज़कात चेक करनी है कि ज़कात डिडक्टेड हुई है नहीं हुई, जो कंपनी का बिजनेस एक्सपेंसेस हुए हैं वो पर्पसेस कंपनी के पर्पसेस के लिए हुए हैं नहीं हुए। इसी तरीके से 4-5 जो है एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी कंप्लायंस भी आपने इंश्योर करनी है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आइजा 200 में। ये कह रहा है कि तुम्हारी जो लोकल लॉज हैं, लोकल कंट्री है, अगर उसकी कोई एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है ऑर्डर के लिए, तुमने उसको भी कंप्लाई करना है। यानी मतलब कितनी जबरदस्त बात कर रहा है तुम्हारा आइजा, ठीक है। एक बात ये कि अच्छा अगर कोई इनकंसिस्टेंसी हो बिटवीन आइजा और लोकल रिक्वायरमेंट, तो आप सबको पता है कि यार आइजा फॉलो किया जाएगा, आइजा विल ओवर रूल, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में यार कोई भी ऐसी मैंने रिक्वायरमेंट देखी नहीं है जो आइजा की जो कि इनकंसिस्टेंट हो तुम्हारे लोकल लॉज और रेगुलेशन से, ठीक है। हमारे इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं है सर। आपको पता है ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट जो है वो अच्छा एक बात याद रखना कि सर जब मैं ऑडिट रिपोर्ट इशू करता हूँ ना, तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ कि मैंने ऑडिट किसके तहत किया है। यहाँ आइजा ये कह रहा है, आइजा 200, कि अगर तुम अपने ऑडिट रिपोर्ट में आइजा का रेफरेंस तभी डालोगे कि तुमने आइजाज के तहत ऑडिट किया, कि तुमने उसके ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया। अगर तुमने आइजाज के तहत ऑडिट नहीं किया है तो तुम ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बात नहीं लिखोगे कि मैंने आइजा को फॉलो किया है इन कंडक्टिंग द ऑडिट। ये बात का ख्याल रखना है कि ओनली इफ अगर तुमने आइजाज फॉलो किए हैं ऑडिट करते वक्त, तभी तुम उनका रेफरेंस दे सकते हो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि मैंने आइजाज फॉलो किए थे इन कंडक्टिंग द ऑडिट, ठीक है सर। क्लियर है यार? चैट पे बताओ यार, ये बिल्कुल चीजें। यार एक बच्चे ने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का सवाल पूछ लिया। यार अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ ना, अभी पहुंचने दो, फ्लो में चलना है ना, ठीक है, पहुंचने दो। जा रहे हैं ना, इतनी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंपल है यार, ये हो जाएगा आज की क्लास में। हो सकता है थोड़ी 5-10 मिनट ऊपर हो जाए क्लास, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर एक बात आपको पता होना चाहिए, ये देखो ये मैं अभी इस स्टेज पे बता रहा हूँ, ये चीजें तुम्हारा एग्जामिनर पूछता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी भी स्टेज का आइजा था, फॉर एग्जाम्पल रिपोर्टिंग स्टेज का था, या प्लानिंग स्टेज का था, या एग्जीक्यूशन स्टेज का था। सर अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्टिव जो है मैं मीट नहीं कर पा रहा हूँ अपने ऑडिट का, अपने आइजा का इंगेजमेंट पे, यानी कोई ऐसी बात हो रही है जो कि मुझे प्रिवेंट कर रही है फ्रॉम अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव। तो अब मैं क्या करूं सर, मैं क्या करूं? मुझे आइजा इस सिचुएशन, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तमाम आइजा जो है उसकी 100% जो है वो क्लाइंट पे कंप्लायंस हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ना कर पा रहा हो ऑडिटर कंप्लायंस, या उसका ऑब्जेक्टिव मीट नहीं कर पा रहा हो। तो उस सूरत में ये है कि ऑडिटर दो चीजें कर सकता है। अगर किसी ऑब्जेक्टिव की आइजा की कंप्लायंस, जो अच्छा आइजा भी वो होगा जो कि रेलेवेंट होगा, ऐसा नहीं है कि तमाम आइजाज जो है वो एंगेजमेंट में रेलेवेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 550 की बात करता हूँ, आइजा 550 में आपने रिलेटेड पार्टीज के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, और आपका क्लाइंट जो है ना आपको रिलेटेड पार्टी की डिटेल ही नहीं दे रहा, अब आप क्या करें? तो सर इसमें दो ऑप्शन है क्लाइंट के पास, यानी ऑब्जेक्टिव वो जब आइजा का मैट नहीं कर पा रहा, तो सर वो क्या करेगा? सर वो अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर देगा। यानी वो ये कह देगा, यार ऑडिट रिपोर्ट में बता देगा कि भाई क्लाइंट ने जो है ना, ये जो क्लाइंट ने हमें डेटा नहीं दिया है, उसकी बेसिस पे हम इसकी बेसिस पे ये इनके बारे में बता नहीं सकते कि रिलेटेड पार्टीज की जो ट्रांजेक्शन है सही है नहीं है, यानी ओपिनियन को मॉडिफाई कर देगा। सर अब इसको जरा बाद में देखेंगे कि ओपिनियन की मॉडिफिकेशन किस तरह से होती है, बताएगा जरूर। यानी कि देयर विल बी एन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट होगी, उसमें शिकायत करेगा क्लाइंट की कि क्लाइंट ने हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड जो थी वो सफिशिएंट क्वालिटी की नहीं थी जिसकी बेसिस पे हम किसी नतीजे में पहुंचे, ये बात कहेगा।
सर ये भी तो हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरा ऑडिटर ये भी डिसाइड कर सकता है, अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट उसको इतनी पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड पार्टीज के हवाले से नहीं दे रहा, या रिलेटेड पार्टीज को छोड़ दो, कोई फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो तुम्हारा ब्रेकअप होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यानी इन्वेंटरी वैल्यूएशन, वो तुम्हें नहीं दे रहा, कह रहा बस जो फिगर हम दे रहे हैं इसको रिपोर्ट कर दो बस। तो सर ऐसी सूरत हाल में जहाँ ऑडिटर की इतनी हट जाए ना, जहाँ वो अपना इतना इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ही नहीं मेट कर पाए, तो सर उस सूरत हाल में वो कहता है कि सर लो अपनी अपॉइंटमेंट अपने पास रखो, मैं जा रहा हूँ एंगेजमेंट से, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, आई एम नॉट कंटिन्यूइंग एज योर ऑडिटर। सर इस सूरत हाल में वो अपॉइंटमेंट लेटर उनके मुंह पे मारेगा और कहेगा कि जाओ लो, और इस सूरत हाल में सर देयर विल बी नो ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं करेगा और एंगेजमेंट, वो कहेगा जाओ भाई माफ करो मुझे, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क है। एक तरफ वो ये कह रहा है कि हाँ मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा बिकॉज आई विल बी इशूइंग एन ऑडिट रिपोर्ट, उसमें ये बताऊंगा कि मैं क्या नहीं कर सका। दूसरी तरफ ये कह रहा है कि यार छोड़ो इनसे कौन लगेगा, मैं एंगेजमेंट से ही विड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगर तुमसे सवाल आ जाए कि व्हाट इफ यू आर नॉट एबल टू मीट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आइजा इन सच अ सिचुएशन, व्हाट आर द कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू द ऑडिटर, तो उस सूरत हाल में तुम ये बातें लिखोगे। सर ये कहाँ लिखा है? सर ये आइजा 200 में लिखा है। समझ में आ रहा है? सलमान वाइपर मेल, समझ में आ रहा है? चलो सर पहली रिक्वायरमेंट, अच्छा ये जो मैंने तुम लोगों को चार्ट बनाए ना, चार्ट जो बनाए, ये सब पूरी कहानी जो है ना ये अंदर की लिखी हुई है, पूरी वही कहानी है। तो कल को ये भी हो सकता है कि ये तुम लोगों को मैं ये जो है ना मैं इसके स्क्रीनशॉट्स अपलोड कर दूंगा आइजा 200 के ना, तो ये होगा कि तुम जब इसके ये मेरे जो स्केचेस बनाए मैंने इसको पढ़ोगे ना तो तुम्हें आइजा की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। चलो आगे चलें। सर दूसरी रिक्वायरमेंट, सर दूसरी रिक्वायरमेंट ऑडिटर की रिक्वायरमेंट थी कि सर रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है जो कि एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल है। सर ये बेसिकली एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि कोड ऑफ एथिक्स में लिखी हुई है। सर आप सबको पता है कि एक ऑडिटर है, जब भी वो क्लाइंट पे जाता है, जब भी वो क्लाइंट पे जाता है यानी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करता है, तो सिर्फ हम उसकी कॉम्पिटेंस और उसकी क्वालिफिकेशन ही नहीं देखेंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि कोई भी एंगेजमेंट सिर्फ इसी बेसिस पे ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा या नहीं करना चाहिए कि वो कॉम्पिटेंट है या उसके पास क्वालिफिकेशन है, आईकैप की मेंबरशिप है। सर इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि क्या वो इथिकली भी क्लियर है उस एंगेजमेंट में, यानी ज़ाब्ता इखलाक के तहत इखलाकन इखलाकन वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। सर इस बात का कौन तयन करेगा? सर इस बात का जो तयन है, इस बात का जो तयन है सर कोड ऑफ एथिक्स करेगा। सर कोड ऑफ एथिक्स करेगा। अच्छा सर मैं देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, चलो मैं तुम्हें इसकी एग्जांपल देता हूं। फर्ज करो मैं तुम्हें ऑडिट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ठीक है, क्वालिफिकेशन है, कॉम्पिटेंस है, सब कुछ है। अब मुझे तुम ये बताओ कि क्या मैं तुम्हारा एग्जामिनर भी बन सकता हूँ? आईकैप का अगर आप क्राइटेरिया देखें एग्जाम का, आईकैप का अगर आप क्राइटेरिया देखें एग्जामिनर बनने का, तो क्राइटेरिया ये कि आप क्वालिफाइड होने चाहिए, दूसरा ये कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन उसमें एक डिस्क्लेमर डला हुआ है, उसमें ये डला हुआ है कि आपने इनकंसिस्टेंट यानी कंपटीशन में आपने कहीं पढ़ाना नहीं है, आप इनकंसिस्टेंट नो कॉन्ट्राडिक्ट ना कर रहे हो। तो सर इथिकली जो है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, यानी मैं आपको ऑडिट पढ़ा भी रहा हूँ और मैं आपको एग्जाम भी बना रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। मैं जो हूँ ना इसमें मेरा इसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, मैं बायस्ड हो जाऊंगा। इवन दो कि मेरे पास कॉम्पिटेंस है, मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, ये सब बातें जो है ना, ये सब बातें फिर मैटर नहीं करेंगी। यानी इथिकल ग्राउंड्स पे इखलाकन मैं इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। सर ये एथिकल ग्राउंड्स है ना सर हमारे कोड ऑफ एथिक्स में लिखे हुए हैं, और सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बता दूं, आपको पता है फर्म में जो एथिक्स पार्टनर होता है, एक आपको पता है सब फर्म में सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर ही होता, फर्म में एथिक्स पार्टनर भी होता है। यानी एथिक्स पार्टनर जो होता है ना फर्म का, वो ये देखता है कि मुख्तलिफ एंगेजमेंट जो आ रही हैं, मुख्तलिफ एंगेजमेंट जो फर्म ने एक्सेप्ट की है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी इंडिपेंडेंस का मसला है, यानी फॉर एग्जांपल किसी पार्टनर की स्पाउस जो है वो डायरेक्टर तो नहीं है दूसरे क्लाइंट पे, या ऐसा तो नहीं है कि हमारा कोई हमारा जो स्टाफ मेंबर है, टीम मेंबर है, ये वहाँ पे क्लाइंट पे एम्प्लॉयड है, ऐसा तो नहीं है कि हम उनकी इंफॉर्मेशन जो है किसी दूसरे क्लाइंट को शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं एंगेजमेंट पे, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले देखी जाती हैं, और इवन आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट आप इन चीजों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो फर्म का जो एथिक्स पार्टनर होता है ना भाई, उसका काम ये होता है कि वो इंश्योर करे कि तमाम रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो हो रही हैं नहीं हो रही किसी भी एंगेजमेंट पे।
अगर एंगेजमेंट पे एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं होंगी तो आप उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सर क्लियर है, आगे चलें। भाई एक बच्चे ने सवाल किया कि सर याद करने के लिए आईकैप की स्टडी टेक्स्ट काफी। भाई मेरे जो नोट्स है ना, आपको इसको स्टडी टेक्स्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो आप क्या कर रहे हो, आप एक किसी एक टीचर से पढ़ो, एक्स वाई जेड कोई भी टीचर है, उसके नोट्स इतने सफिशिएंट होने चाहिए कि आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप एक जगह से पढ़ो ना। आप अगर फॉर एग्जाम्पल मुझसे पढ़ते हो, मेरे नोट्स, मैंने आईकैप की स्टडी टेक्स्ट, आइजाज वाइजा सब देखे, मैं पास पेपर, इसमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो मैंने पास पेपर से डाली हैं, यानी टॉपिकल फ्लो में मैंने डाली हैं। तो आप एक जगह से पढ़ो ना, आप क्यों देख रहे हो? आप, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इतना सफिशिएंट डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, आपकी स्टडी टेक्स्ट में भी शायद इतनी बातें ना लिखा हूँ, और फिर मैं स्केचेस भी बना रहा हूँ, मैं इसकी एग्जाम्पल्स भी दे रहा हूँ। ये सब चीजें क्या होती है, इससे चीजों को रिमेम्बर करना आसान होता है। और यार याद करना नहीं है, आपने समझना है, ठीक है सलमान? याद नहीं करना है भाई, याद नहीं करना है। याद करने वाला थोड़ी है ये इतनी चीजें। तुम्हें क्या लग रहा है मैंने याद की हुई ये चीजें? याद नहीं कर सकता, ऑडिट कोई समझ सकते हैं, ठीक है सर। चौथी तीसरी रिक्वायरमेंट, सर आप जब ऑडिट करने जाते हैं तो सर एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। हाँ, एक बच्चे ने जवाब दिया कि पेपर में याद भी नहीं रहता। वाकई में पेपर में याद नहीं रहता, क्योंकि पेपर में जब वो सवाल पूछता है ना, तो तुम्हें लगता है यार ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप रट के गए होते हैं और वो कॉन्सेप्ट पूछ रहा होता है, कॉन्सेप्ट आप समझते नहीं है। भाई आप नहीं याद कर सकते, मैं आपको स्केचेस बना रहा हूँ, स्केचेस इसलिए बना के दे रहा हूँ कि आप सिर्फ कीवर्ड्स को याद रखो, फिर उसका फ्लो डिसाइड करो कि किस तरह लिखना है। हाँ, समरीज काम आती है, एक बच्चे ने लिखा। हाँ, मैपिंग वगैरह करने में आसानी होती है, तो भाई मैपिंग ही है ना ये। देखो अभी तुमने एक दफा समझा, शायद हो सकता है कुछ समझ में ना आए, दो दफा पढ़ोगे, तीन दफा पढ़ोगे, ये मैं सब चीजें अपना व्हाट्सएप ग्रुप पर डालूंगा, आ जाएंगी इतनी। अच्छा, और एक मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है कि थ्योरी का एरिया ना तुम्हारे जनरल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट में ज्यादा है, इसमें थोड़ी थ्योरी ज्यादा है, इतना मुश्किल नहीं होगा। आगे आगे का ना बड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बहुत अच्छा है, आसानी से याद रहेगा। इस टाइम पे ना, इस फेज पे तुम्हें जरा कीवर्ड ज्यादा ज्यादा याद करने पड़ेंगे, चीजों को जरा ज्यादा, तुम्हारी चीजें नई होंगी ना, तो अभी परेशान नहीं होना। अच्छा सर, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करनी है। सर जब भी मैं ऑडिट करने जाऊंगा, सर मैंने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज मैंने मेंटेन करनी है। सर इसका क्या मतलब है? सर इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मैंने शक की निगाह से क्लाइंट को देखना है, शक की निगाह से तमाम चीजों को देखना है। यानी कहने का मकसद ये है कि जब भी मैं क्लाइंट पे जाऊंगा, मैं एक न्यूट्रल क्वेश्चनिंग माइंड रखूंगा, ओपन न्यूट्रल क्वेश्चनिंग माइंड, जिसमें मैं ये पॉसिबिलिटी का हमेशा रखूंगा ख्याल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो सकती हैं। इस पॉसिबिलिटी को मैं कभी ओवर रूल नहीं करूंगा, यानी कि मैं हमेशा अलर्ट रहूंगा। देखो ये कीवर्ड है यहाँ पे बच्चों, अलर्ट कीवर्ड है। कीवर्ड, इस कीवर्ड को जो है ना निकालना नहीं दिमाग से। सर अलर्ट जो है ना यहाँ पे कीवर्ड है। आई विल रिमेन, इफ आई एम प्रोफेशनली skeptical, I will remain alert to possible conditions of misstatement. Possible conditions of misstatement वो मैं हमेशा अलर्ट रहूंगा। सर क्या मतलब? सर इसका मतलब ये है कि मैं मैनेजमेंट को ना ही ऑनेस्ट अज्यूम करूंगा और ना ही डिसऑनेस्ट अज्यूम करूंगा, और मैं अपना प्रोफेशनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सरसाइज करूंगा, और मैं इस बात के लिए ओपन रहूंगा, अपना माइंड ओपन रखूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, पॉसिबल मिस स्टेटमेंट हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ, मैं इस पॉसिबिलिटी को हमेशा ओपन रखूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो सकती है, तो मैंने एहतियात एक्सरसाइज करनी है, मैंने थोड़ा सा अपनी असेसमेंट को क्रिटिकल रखना है, ठीक है? मुझे किसी की बातों में नहीं आना। सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब ये है कि मैं अलर्ट रहूंगा। सर ये क्लियर हो गया। सर किस पे? सर मैं अच्छा, अगर सवाल आया फॉर एग्जांपल कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में आप किन चीजों को अलर्ट रहेंगे, किन बातों से आप अलर्ट रहेंगे? सर मैं अलर्ट रहूंगा कि क्लाइंट पे कोई कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस तो नहीं आ रहा है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने रिसीवर्स को कंफर्मेशन भेजी, ठीक है, उसने 1 लाख रुपए कंफर्म किए। फॉर एग्जांपल एक रिसीवर था ए, ठीक है, इसने जो कंफर्मेशन की ना, इसने कंफर्म किया 1 लाख रुपए को, ठीक है, और जब मैंने इसकी सब्सिक्वेंट क्लियरेंस देखी तो उसमें सिर्फ 90,000 है। तो इसका मतलब ये है कि एक एविडेंस ने दूसरे एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो मेरे शक की निगाह बढ़ गई। एक कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस दूसरे से मेरी इस पॉसिबिलिटी को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो सकती है, इस बात को बढ़ा देता है, ठीक है? तो मैंने अलर्ट रहना है कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस, इन सिचुएशंस को मैं, इन सिचुएशन से मैंने अलर्ट रहना है।
सर कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस। सर दूसरा पॉसिबल फ्रॉड कंडीशंस, मैंने इनसे भी अलर्ट रहना है। अगर मैं प्रोफेशनली स्केप्टिकल तभी कहलाऊंगा जब मैं अलर्ट रहूंगा पॉसिबल फ्रॉड कंडीशन से। सर क्या सर ये आइजा 240 में लिखी हुई है। सर बेसिकली फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते हैं, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनसे मैंने, जिनके हवाले से, जिनके बारे में मैंने अलर्ट रहना है हमेशा ड्यूरिंग एंगेजमेंट, अलर्ट रहना है शुरू से लेके आखिर तक। ठीक है सर ये क्या है, सर ये जब 240 पढ़ेंगे आएगा तब वहां देखेंगे। सर दूसरा, पहला ये हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस के बारे में अलर्ट रहना है, पॉसिबल फ्रॉड के बारे में अलर्ट रहना है। तीसरा ये कि मैंने सर रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिस्पॉन्सेज को भी देखना है। सर मैंने ये देखना है कि क्लाइंट जो मुझे डॉक्यूमेंट्स दे रहा है कहीं वो उसमें फॉर्जरी तो नहीं है, कहीं उनमें बार बार चेंजेस तो नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल ड्राफ्ट 1 दे दिया, ड्राफ्ट 2 दे दिया, बार बार उनकी ना फिगर हर 2-2 मिनट बाद चेंज हो रही है। मैंने उनकी रिलायबिलिटी को देखना है। ऐसा तो नहीं है कि फुटिंग टोटल नहीं हो, क्लाइंट आपको इन्फॉर्मेशन डेटर्स की फॉर एग्जांपल एजिंग देता है तो एजिंग में मसला है, प्रॉपर तरीके से टोटल सही नहीं लिए हुए, या फॉर एग्जांपल उन्होंने जो परसेंटेजेस हैं वो गलत लगाई हैं। तो रिलायबिलिटी देखनी है, यानी काम की क्वालिटी देखनी है क्लाइंट की, और उनके रेस्पॉन्सेज को देखना है। ये रेस्पॉन्सेज जो है ना, ओरल रेस्पॉन्सेज, वर्बल रेस्पॉन्सेज होते हैं कि तुम शू में गए तो क्लाइंट ने बोला हाँ सब कुछ बहुत बेहतरीन है, उसके बाद जब मसले निकले तो क्लाइंट अपनी वर्डिंग से आगे पीछे होने लगा। तो ये सब सिचुएशंस हैं, ये सब केसेस हैं जिनके बारे में मैंने अलर्ट रहना है। इनके बारे में मैं अगर अलर्ट रहूंगा तो तभी मैं प्रोफेशनली स्केप्टिकल कहलाऊंगा। सर चौथा केस, सर ये देखना होगा मुझे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करने की जरूरत है, यानी नीड फॉर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, मैंने इस बात के बारे में हमेशा अलर्ट रहना है, इस बात का ख्याल रखना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ऑडिट प्रोसीजर से मुझे ऑडिट एविडेंस जो मिल रहा है वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं है, मुझे इसके लिए मजीद कोशिश करनी है। तो इस पॉसिबिलिटी के बारे में मैं उसी वक्त ख्याल करूंगा कि जब मैं प्रोफेशनली स्केप्टिकल हूँ। अगर मैं प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहूंगा तभी मैं इस बात को समझ सकूंगा कि नहीं यार ये जो प्रोसीजर परफॉर्म किया है ये सफिशिएंट नहीं है, आई नीड टू परफॉर्म फर्दर प्रोसीजर। तो अगर कभी सवाल आ जाए कि प्रोफेशनली स्केप्टिकल आप कब होंगे, कब आप प्रोफेशनली स्केप्टिकल होंगे, तो आप ये 4 सिचुएशन लिख देंगे। बच्चों समझ में आ रही बात? कि कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस के बारे में मैंने अलर्ट रहना है, फ्रॉड सिचुएशंस के बारे में मैंने अलर्ट रहना है, रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने अलर्ट रहना है, और नीड फॉर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में मैंने अलर्ट रहना है। सही है बच्चों? चैट पे कंफर्म करो यार, ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं और ये एग्जाम में आती हैं, बहुत सिंपल सी चीजें। चलो यार थोड़ा सा और करेंगे इंशाल्लाह, बस इस क्लास को माइंड अप करते हैं, इसको थोड़ा सा और देखते हैं, इसी क्लास में इसको आज माइंड अप करेंगे। अच्छा सर, अगर आपसे सवाल आ जाए कि सर आप ये बता दें कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के एडवांटेजेस क्या हैं, तो सर बहुत अच्छे हैं, इसके बहुत एडवांटेजेस हैं ऑडिटर के लिए। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये रिड्यूस करता है रिस्क को, रिड्यूस करता है इस चांस को, इस चांस को कि ऑडिटर जो है वो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को ओवरलुक कर दे। इस बात की पॉसिबिलिटी को, जब मैं प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहूंगा, मैं हर चीजों को डिटेल में देखूंगा, तो इस बात की पॉसिबिलिटी कि मैं किसी चीज को ओवरलुक कर जाऊं अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को, ये पॉसिबिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाएगी। सर एक बेनिफिट ये हो गया। पर दूसरा बेनिफिट ये हो गया कि मैं जो है ना हवाई बातें नहीं करूंगा, ओवर जनरलाइज कंक्लूजन नहीं करूंगा, मैं स्पेसिफिक बात करूंगा। ठीक है सर, तीसरी बात ये हो गई कि मैं गलत ऑडिट प्रोसीजर करने से रुक जाऊंगा। जब मैं ये देखूंगा कि एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर की जरूरत पड़ रही है तो मैं एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करूंगा। सिर्फ कंफर्मेशन से काम नहीं चलाऊंगा, जैसे पहले वाला केस था कि कंफर्मेशन से अगर मैं यहाँ सिर्फ काम चला लेता तो मैं सब्सिक्वेंट क्लियरेंस मुझे पता ही नहीं लगती, मैं देखता ही नहीं, मैं प्रोसीजर ही नहीं परफॉर्म करता कि वो क्लियर तो 90, यानी पैसे 90,000 दे रहा है और कंफर्म कर रहा है 1 लाख रुपए, यानी यही नहीं बता रहा है कि उसका पेबल कितना, उसको यही नहीं पता, या तुम्हारा क्लाइंट इसमें फ्रॉड कर रहा है, क्लाइंट इसमें छुपा रहा है। तो एडवांटेजेस हमेशा ये होते हैं कि अगर मैं प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहूंगा तो मैं अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को ओवरलुक नहीं करूंगा, मैं उनको डिटेल में देखूंगा। जब मैं डिटेल में देखूंगा तो मुझे चीजें पता लगेंगी। सर मैं कोई जनरलाइज कंक्लूजन पे नहीं पहुंचूंगा, मैं स्पेसिफिक बात करूंगा, स्पेसिफिक चीजों को देखूंगा। और सर मैं इनअप्रोप्रिएट प्रोसीजर इस्तेमाल करने से बच जाऊंगा, मैं इस रिस्क को रिड्यूस कर दूंगा, इस पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर दूंगा कि मैं कोई गलत प्रोसीजर इस्तेमाल कर लूं। देखो अगर मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा ना, मैं ऑडिटर को सिंपल इस तरह से रखो कि मैं हूँ ऑडिटर और मैं हूँ शक की दिमाग का, जितना शक मेरा ज्यादा होगा ना उतना काम मैं ज्यादा करूंगा, क्लाइंट की बात पे उतना कम भरोसा करूंगा। ये याद रखना, जितना मेरा शक ज्यादा होगा उतनी चीजों को मैं कुरेदूंगा, उतना मैं डिटेल में जाऊंगा, जितना डिटेल में जाऊंगा उतनी चीजें पता लगेंगी, जितनी चीजें पता लगेंगी उतना उतना एविडेंस पता लगेगा, और जितना जितना अच्छा एविडेंस पता लगेगा मुझे उतना ही बेहतर कंक्लूजन मुझे पता लगेगा। ठीक है बच्चों? अच्छा एक बात याद रखना कि
प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जितना मेरा ज्यादा होगा, देखो एक मैंने चार्ट बनाया, अभी ये तुम्हारे जो है ना हमारे स्टडी टेक्स्ट में नहीं है ये चीजें, कि जितना तुम्हारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का लेवल ज्यादा होगा, जितना तुम्हारा शक ज्यादा होगा, उतनी तुम्हारी इफिशिएंसी ऑडिट की, यानी ऑडिट की स्पीड, ऑडिट की पेस स्लो होगी। क्यों? क्योंकि तुम चीजों को पूरे रहोगे, डिटेल में देख रहे होगे, ठीक है, फास्ट नहीं जाओगे, स्लो मूव करोगे। सर कहने का मकसद ये कि जितना मैं प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहूंगा, जितनी इंक्रीज करूंगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को, उतना मेरा ऑडिट एफिशिएंसी यानी ऑडिट की पेस डिक्रीज होगी, लेकिन ऑडिट इफेक्टिव होगा, ऑडिट सही होगा, मेरा जो चीजें पकड़ने वाली थी वो पकड़ में आएंगी, यानी इफेक्टिवनेस मेरी बढ़ेगी। इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि क्वालिटी, कितना सही किया मैंने। भाई देखो, मैं ऑडिट की क्वालिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, यानी ऑडिट की इफेक्टिवनेस को कोई भी दुनिया का ऑडिटर जो है ना, कोई भी दुनिया का ऑडिटर अपने ऑडिट की इफेक्टिवनेस को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, नेवर टू बी कॉम्प्रोमाइज। लिख रहा हूं, आप एफिशिएंसी को, स्पीड को तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, दिस कैन बी कॉम्प्रोमाइज, दिस कैन बी कॉम्प्रोमाइज, बट ऑडिट की क्वालिटी को, ऑडिट की रिलायबिलिटी को, ये क्वालिटी कह लें, इसको रिलायबिलिटी कह लें, इसको आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अच्छा, इन सब का लिंक बन रहा है स्केप्टिकल से, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। जितने आप स्केप्टिकल होंगे यार, उतना आप स्लो ऑडिट करेंगे, उतनी चीजों में डिटेल में घुसेंगे, और उतना ही ज्यादा अच्छा ऑडिट होगा। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सर यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा सर, अब एक ये जो नेक्स्ट पैरा है ना सर, इस पे आपका एग्जामिनर ने 2 सवाल पूछे सिर्फ इस नेक्स्ट पैरा पे। सर ये कहता है, फर्ज करें सर, देखो एक सिचुएशन तो ये है कि तुम ऑडिटर हो, फर्स्ट ईयर एंगेजमेंट है, फर्स्ट ईयर क्लाइंट है तुम्हारा, तुम क्लाइंट पे चले गए। अब जाहिर सी बात है, फर्स्ट ईयर क्लाइंट है तो तुम यार चीजों को ज्यादा डिटेल में देखो, यानी फर्स्ट ईयर में तुम प्रोफेशनली स्केप्टिकल ज्यादा रहोगे। सर समझ में आ रही है बात? फर्ज करें सर, एक मेरा क्लाइंट ये है जिसका फर्स्ट ईयर ऑडिट है, इसके बरक्स अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक दूसरा क्लाइंट है जिसका मेरा रिकरिंग ऑडिट है, यानी उसका तीसरा चौथा पांचवा ऑडिट है, यानी पहला ऑडिट नहीं है, रिकरिंग ऑडिट चल रहा है। तो सर ऐसे रिकरिंग ऑडिट में ये होता है कि यूजुअली ऑडिटर जो है ना मैनेजमेंट से फेमिलियर हो जाता है, मैनेजमेंट को जान जाता है, वहां के क्लाइंट के वर्किंग स्टाइल से फेमिलियर हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि रिकरिंग ऑडिट के केस में ऑडिटर के पास एक ऐसा बिलीफ आ जाए, या एक्चुअली ऐसा हो कि वो ये अज्यूम कर ले कि मैनेजमेंट जो है ना वो ऑनेस्ट है या इंटीग्रिटी है, बेस्ड ऑन द ऑडिटर्स पास्ट एक्सपीरियंस। और ऐसा हो भी सकता है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि क्लाइंट जो है आपको ऑनेस्ट हो, उनके पास इंटीग्रिटी हो, 2 नंबरी ना करे, बस इसको इस तरह से कहो कि ऑडिटर का जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है ऑडिट्स का, उसमें क्लाइंट की कोई ऐसी बात ऑब्जर्व नहीं की हो जिसकी बेसिस पे वो ये कहे कि यार ये तो डिसऑनेस्ट क्लाइंट है, इनकी इंटीग्रिटी नहीं है। बल्कि मैंने जितने भी पिछले प्रीवियस ऑडिट्स किए हैं उसकी बेसिस पे ऑडिटर ये कहे कि यार मैंने तो इनको ऑनेस्ट पाया, इनके अंदर इंटीग्रिटी थी, ठीक है, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये भी हो सकता है। यानी कहने का मकसद ये है कि पहले फर्स्ट ईयर ऑडिट में ऑडिटर क्लाइंट के बारे में ये बिलीव नहीं रख सकता, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स में ऑर्डर के दिल में ये बिलीफ जन्म ले सकता है कि मैनेजमेंट ऑनेस्ट है और उनके पास इंटीग्रिटी है। सर ऐसा हो भी सकता है क्योंकि उसका पास एक्सपीरियंस है। यानी इस बिलीफ, देखो मैं कीवर्ड क्या है, बिलीफ, इस बिलीफ जो क्लाइंट के दिल में आ गया है कि ऑडिटर के दिल में आ गया कि क्लाइंट ऑनेस्ट है और उनकी इंटीग्रिटी है, सर इस बिलीफ से कोई इफेक्ट आएगा आपके प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे? सर बताएं हाँ या ना। इससे कोई इफेक्ट आना चाहिए आपके प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के लेवल पे? अगर मेरे दिल में ये बिलीफ आ जाए कि मेरा क्लाइंट जो है वो ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी है इसके पास, तो क्या मुझे अपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के लेवल को कम कर देना चाहिए? यस और नो? सर इसका जवाब है नहीं। सर क्यों? सर इसका जवाब आपका स्टैंडर्ड ये कहता है कि इवन दो ये बिलीव है ऑडिटर का कि मैनेजमेंट जो है वो ऑनेस्ट है और इंटीग्रिटी है, still it does not relieve, देखो मैं कीवर्ड क्या करूं, does not relieve the auditor, it does not relieve the auditor of his responsibility to maintain professional skepticism, it does not relieve, यार ये कीवर्ड है, it does not relieve, ये लिख के आना है, ये नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे। does not relieve, एक वर्ड था कि बिलीफ, एक ऑडिटर के दिल में बात उठी कि बिलीफ है कि मेरे क्लाइंट जो है ऑनेस्ट है और उनके पास इंटीग्रिटी है, स्टिल ये बिलीफ जो है इट डज नॉट रिलीव, ये जो बिलीफ है इट डज नॉट रिलीव द ऑडिटर ऑफ हिज रिस्पांसिबिलिटी टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। हाँ क्यों? इसकी वजह ये है कि अगर आप अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का लेवल नीचे गिरा देंगे तो
जो पॉसिबल मिस स्टेटमेंट की जो पॉसिबिलिटीज है ना, आप उसको पकड़ नहीं सकोगे। यानी अगर आपने अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का लेवल लो कर दिया तो आप उस पॉसिबिलिटी को नहीं पकड़ पाओगे, आप अपने प्रोसीजर्स कम परफॉर्म करोगे। और इस बात की ये ऐसा भी हो सकता है कि उस ईयर में क्लाइंट ने जबरदस्ती की कोई मिस स्टेटमेंट की और जिसको आप पकड़ो ना, और आप ये समझते रहो कि यार क्लाइंट तो बहुत बहुत ऑनेस्ट है और क्लाइंट को कभी इस तरह की उसने कोई डिसऑनेस्टी नहीं की। यानी आप अपने ऑडिट की क्वालिटी को ये सोच के कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं, आपने ये कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं कि ये बिलीफ ऑडिटर का ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस कि मैनेजमेंट जो है वो ऑनेस्ट थी और इंटीग्रिटी है, ये रिलीफ नहीं देती। इट डज नॉट रिलीव द ऑडिटर ऑफ हिज रिस्पांसिबिलिटी टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्लियर है बच्चों? ठीक है, क्लियर क्लियर। सर आखिरी टॉपिक है, बस ये आखिरी पॉइंट है, उसके बाद तो सिंपल सा है। सर चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की जो थी सर, वो आपने बताया था प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करनी होती है। हाँ सर, जाहिर सी बात है, जब क्लाइंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज कर रहा है तो ऑडिटर भी अपनी प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करेगा। सर ये प्रोफेशनल जजमेंट, क्योंकि ऑडिटर देखो देखो तुम सब लोगों ने पढ़ा है कि ऑडिटर जो है ना, पहले अकाउंटेंट है फिर ऑडिटर है, ठीक है? तो ऑडिटर को भी प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करनी होती है और उसमें अकाउंटिंग जजमेंट्स भी होती हैं क्लाइंट के हवाले से। सर ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपने एक्सरसाइज करनी है बोथ प्लानिंग स्टेज पे और एग्जीक्यूशन स्टेज पे। एग्जीक्यूशन स्टेज पे दोनों स्टेज पे आपने प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करनी है, जिसको पीजे कहते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी आपने दोनों स्टेजेस पे एक्सरसाइज करनी है, प्लानिंग की स्टेज पे भी और एग्जीक्यूशन की स्टेज पे। सर 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 आपको पता है एक ऑडिटर है, ये ऑडिटर है, सही है सर। जब ये क्लाइंट पे जाएगा तो ऑब्वियसली क्लाइंट की अकाउंटिंग पॉलिसीज को देखेगा, क्लाइंट्स के जजमेंट्स को देखेगा, क्लाइंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेगा। सर इस प्रोफेशनल जजमेंट का ना फायदा क्या होता है? जब ये प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करता है तो सर it helps him in making informed decision। ये कीवर्ड है, it helps the auditor in making informed decision। यानी अगर मैं प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करूंगा अपने क्लाइंट पे तो मैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन लूंगा। सर ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन मुझे कैसे पता लगेंगे? सर मेरे पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग से मुझे इन्फॉर्म्ड डिसीजन पता लगेंगे। मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो मैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले लूंगा। और मेरे पास सर रगड़ा लगा हुआ हो, मेरे पास एक्सपीरियंस लगा हुआ हो, तो मेरे पास एक्सपीरियंस होगा तो मैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन लूंगा। तो ये क्लियर हो गई कि भाई प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो एक्सरसाइज करनी है मुख्तलिफ एरियाज पे। क्लाइंट से अकाउंटिंग एरियाज होती हैं, पॉलिसीज होती हैं आपकी, तो पॉलिसीज हो सकती हैं आपकी, पॉलिसीज हो सकते हैं, एस्टिमेट्स हो सकते हैं, ठीक है? मुख्तलिफ इन एरियाज पे जो जजमेंटल एरियाज हैं या इवन जजमेंटल एरियाज नहीं भी हैं, क्लाइंट की एक अपना, ऑडिटर का अपना एक ऑडिटर की अपना एक आपकी क्या जजमेंट होनी चाहिए, उसका अपना एक विजन होना चाहिए, सिर्फ उसको क्लाइंट की बातों में नहीं आ जाना चाहिए। तो ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करता है व्हेन डूइंग ऑडिट both at planning and both at execution stage। This helps him in making informed decision। ये informed decision, ये कैपेबिलिटी कैसे एनहांस होती है? वो ट्रेनिंग लेता है, वो उसके पास नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, क्वालिफिकेशन होती है, वहां से ये उसकी बेसिस पे प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज। सर अगर आप सवाल आ जाए आखिरी, सर प्रोफेशनल जजमेंट के फायदे क्या हैं, पीजे के फायदे क्या हैं, प्रोफेशनल जजमेंट के यूजेस क्या हैं, फायदे क्या हैं? तो सर इसमें बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप शायद आपको अभी इस स्टेज पे समझ में ना आए, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ आइजाज लिंक्ड हैं। बस आपको ये बता सकता हूँ कि सर प्रोफेशनल जजमेंट से आपका ऑडिट रिस्क और मटेरियलिटी निकलती है। सर ये जो है ना मटेरियलिटी आप आइजा 320 में देखेंगे। सर आपका ऑडिट रिस्क निकलता है, ऑडिट रिस्क निकालने में आपको प्रोफेशनल जजमेंट हेल्प करती है। सर ये कहाँ लिखा है? ये आइजा 315 में लिखा है, जब आप वहाँ पढ़ेंगे वहाँ आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे। सर फिर प्रोफेशनल जजमेंट से मैं ये डिसाइड, इसका फायदा ये है कि मैं अगर प्रोफेशनल जजमेंट लूंगा तो मैं करेक्ट ऑडिट प्रोसीजर इस्तेमाल करूंगा, करेक्ट ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा, यानी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स मैं डिसाइड करूंगा। ये डिसाइड करूंगा, ये प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करने के बाद ही डिसाइड करूंगा कि मैंने कौन सा ऑडिट प्रोसीजर इस्तेमाल करना है। सर तीसरा ये कि मेरे पास अगर प्रोफेशनल जजमेंट में एक्सरसाइज करूंगा तभी तो मैं इवेल्युएट करूंगा, जो मेरे पास शवाहिद आएंगे उनको इवेल्युएट करने के लिए, यानी कंक्लूजन की फेज। बच्चों कंक्लूजन फेज याद आ रही है? मैं किसी चीज को इवेल्युएट तभी कर दूंगा ना जब मेरे पास नॉलेज हो, क्वालिफिकेशन हो, मेरे पास अपनी जजमेंट हो, ठीक है? तो इवेल्युएशन ऑफ द एविडेंस, इवेल्युएशन ऑफ द इंफॉर्मेशन मैं तभी कर सकूंगा जब मेरे पास प्रोफेशनल जजमेंट हो। सर चौथा ये कि मैनेजमेंट के जो जजमेंट्स लिए, मैनेजमेंट ने जो अपने एस्टिमेट्स लिए, मैनेजमेंट ने जो अपनी प्रोविजनिंग की है, इनको भी तो मैं जज करता हूँ।
जब मैं क्लाइंट के पास जाता हूँ तो क्लाइंट के एस्टिमेट्स, क्लाइंट की प्रोविजंस, क्लाइंट की जजमेंट को भी मैं इवेल्युएट करता हूँ। वो इवेल्युएट मैं कैसे करूंगा कि मेरी अपनी प्रोफेशनल जजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो क्लाइंट, अच्छा क्लाइंट की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बनती हैं, और इस फ्रेमवर्क में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, इस फ्रेमवर्क में अनसर्टेनिटी होती है, सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट होता है, तो उसमें मेरी अपनी जजमेंट भी होती है कि यार क्लाइंट ने फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल किया है और मैं देख रहा हूँ कि यार इनकी मशीन जो है ना वो प्रोडक्ट्स बना रही है और उनके प्रोडक्ट्स जो है ना ऑब्वियसली आइडेंटिफाइड है, मैं कहता हूँ रिड्यूसिंग बैलेंस होना चाहिए, रिड्यूसिंग बैलेंस होना चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स की बेसिस पे होनी चाहिए डेप्रिसिएशन। तो सर ये मेरी प्रोफेशनल जजमेंट है, इसकी बेसिस में मैं क्लाइंट को चैलेंज कर सकता हूँ। देखो अगर मेरी प्रोफेशनल जजमेंट नहीं होगी तो मैं तो क्लाइंट की बातों में आ जाऊंगा, क्लाइंट जो कहेगा मैं कहूँगा हाँ ठीक है थप्पा लगा के ऑडिट करके आ जाओ, तो ऐसे नहीं होगा। मैं क्लाइंट को तभी चैलेंज कर पाऊंगा किसी भी स्टैंडर्ड के तहत, किसी भी IFRS की इंप्लीमेंटेशन के तहत, जब मेरी अपनी प्रोफेशनल जजमेंट होगी। सर ये इसका फायदा है। सर पांचवा फायदा ये कि मैं ओवरऑल कंक्लूजन जो ऑडिट रिपोर्ट के बारे में है वो मैं ड्रॉ करूंगा कि सर ऑडिट रिपोर्ट को मैंने क्वालिफाई करना है, मॉडिफाई करना है, स्टेट आपने क्लियर रिपोर्ट देनी है, ठीक है ना। तो यार ये सिंपल सी चीजें हैं, इसको इतना मुश्किल नहीं है। क्लियर है तुम लोगों को यार ये प्रोफेशनल जजमेंट के अगर यूजेस आ जाए तो ये 5 यूजेस बता देना। इसमें मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क का जो है ना मैं तुम लोगों को, क्योंकि इसके आइजाज हैं तो मैं वहां तुम्हें डिटेल में पढ़ाऊंगा, और हो सकता है जब वो आइजाज तुम पढ़ लो और जब बाद में पढ़ने बैठो तो कहो हाँ यार ये तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर है बच्चों, चैट पे बताओ कोई क्वेश्चन है तो पूछो। हाँ पूछो, क्लियर है ना। कोयल तुम्हें, सलमान कोयल, चलो सर बस आखिरी बस एक सर 2 मिनट बस देते हैं सर, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट सर। पांचवा पांचवा जो था सर हमारा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस था सर, ये तो हमने पहले ही देखा था कि सर ऑडिट एविडेंस, अच्छा अश्योरेंस एंगेजमेंट में हमने ये देखा था कि एविडेंस क्या है, एविडेंस अश्योरेंस एंगेजमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी। एक मिनट बस ये तुम लोगों के क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, बस ये आखिरी टॉपिक बता दूं कि अश्योरेंस एंगेजमेंट में हमने ये देखा था कि हाँ अश्योरेंस एंगेजमेंट में इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी एविडेंस होता है सर। उस एविडेंस का ना सर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होना बहुत जरूरी है सर। क्या मतलब सर, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑडिट एविडेंस क्या है। सर ऑडिट एविडेंस बेसिकली वो इंफॉर्मेशन है जिसकी बेसिस पे मैं कंक्लूजन ड्रॉ करता हूँ, जिसकी बेसिस पे मैं नतीजे निकालता हूँ कि मैंने इसमें क्या करना है, यानी फॉर एग्जांपल रिपोर्ट को क्वालिफाई करना है, मॉडिफाई करना है, ऑडिट में मैंने आगे फर्दर क्या करना है। तो एविडेंस हमेशा वो मेरी इंफॉर्मेशन, अगर सिर्फ एविडेंस की बात की जाए ना तो एविडेंस जो है वो कुछ भी नहीं है, वो एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन जो है जब भी मैं कोई प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, ये याद रखो मैं लिख रहा हूँ ये, जब भी मैं कोई प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा उसकी बेसिस पे मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है और उस इंफॉर्मेशन से मुझे एविडेंस मिलता है। ये फ्लो याद रखना। ऐसा नहीं होगा कि मैं प्रोसीजर परफॉर्म ना करूँ और मेरे पास एविडेंस आ जाए, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। पहले प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, प्रोसीजर के बाद इंफॉर्मेशन आएगी, प्रोसीजर से उस इंफॉर्मेशन से एविडेंस होगा, ठीक है। सर इस एविडेंस का ना सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होना बहुत जरूरी है सर। सफिशिएंट का मतलब ये है कि प्रॉपर मिकदार में होना चाहिए, अप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि प्रॉपर उसकी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, प्रॉपर क्वालिटी का एविडेंस होना चाहिए। सर ये हम फर्दर जो है ना आइदा 500 में पढ़ेंगे, इसमें बाकायदा पूरा इसके बारे में एक स्टैंडर्ड है और इंशाल्लाह इसको भी हम जल्दी देखेंगे। इतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व नहीं है, यानी सफिशिएंट होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए ऑडिट एविडेंस को, यानी वो इंफॉर्मेशन जिसकी बेसिस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन बेस कर रहा है, यानी कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है। सर एक एग्जांपल लेते हैं इसको, सर एक मिसाल के तौर पे सर यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो फर्स्ट करो एक क्लाइंट है तुम्हारा, इसके अकाउंट रिसीव है। मैं तुम लोगों को फर्क बता रहा हूँ सफिशिएंसी में और अप्रोप्रिएटनेस में फर्क है। फर्स्ट करो एक क्लाइंट है, उसके अकाउंट रिसीवल है, उसका 100 मिलियन का फर्स्ट करो रिसीवल का बैलेंस आ रहा है एजेट की बेसिस पे, और इसके ब्रेकअप में अगर हम देखें 1000 जो है ना इंडिविजुअल बैलेंसेज हैं जिसमें आगे पीछे बैलेंसेज हैं, सबका क्लब कर लें तो 100 मिलियन है। सर इस केस में फॉर एग्जांपल मैं जब ऑडिट करने जाऊंगा तो सर आपको पता है मैं 100% तो नहीं उठा लूंगा पॉपुलेशन, मैं कोई पहले सैंपल साइज सेलेक्ट करूंगा। सर सैंपल साइज सेलेक्ट कर लिया, अच्छा सर सैंपल साइज अगर मैं 5 सैंपल सेलेक्ट करता हूँ मिसाल के तौर पे, तो उसमें जो टोटल निकलता है रिसीवर्स का वो 5 मिलियन निकलता है, एक सैंपल ये। सर दूसरा सैंपल मैं मिसाल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं 5 मिलियन का 5 सैंपल ना निकालूं, मैं कहूँ कि मैं 50 लोगों को कंफर्मेशन भेजूंगा, यानी मेरा सैंपल साइज 50 होगा और उसका जो टोटल होगा उसमें बैलेंसेस का वो 20 मिलियन है। सर आप मुझे इन दोनों में से बताएं इनमें से सफिशिएंट सैंपल कौन सा लग रहा है आपको, जरा जवाब।
20 मिलियन वाला, बिल्कुल सर 20 मिलियन वाला इसलिए कि एक तो ये कि इसमें पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन अगर अमाउंट वाइज देखी जाए तो 20% कवर हो रही है, प्लस ये कि 5 से तो बहुत ज्यादा है, तो मेरे इस पूरे सिनेरियो में मेरा जो सैंपल साइज 50 जो है ना वो सफिशिएंट कहलाएगा एज कंपेयर टू 5। तो ये मेरा हो गया हुजूम, क्वांटिटी क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, क्वालिटी की बात नहीं, क्वांटिटी मेरी सही है यहाँ पे, क्वांटिटी मेरी यहाँ पे सफिशिएंट है, यानी मैं 100 मिलियन में से 20% अगर ट्रांजेक्शन को मैं अगर कंफर्मेशन भेज रहा हूँ तो दैट विल बी कॉल्ड अ सफिशिएंट सैंपल साइज। सर ये तो सिर्फ क्वांटिटी की बात हो गई। सर अब मसला ये कि मैं आगे क्या कर रहा हूँ, मैं इनको कंफर्मेशन भेज रहा हूँ, मैं इनकी सब्सिक्वेंट क्लियरेंस कर रहा हूँ, या मैं इनकी इनवॉइस टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैं आगे कर क्या रहा हूँ, मैं प्रोसीजर कौन सा परफॉर्म कर रहा हूँ। यानी अप्रोप्रिएटनेस का मतलब ये है कि अप्रोप्रिएट प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। अगर अप्रोप्रिएट प्रोसीजर होगा तभी तो मुझे अप्रोप्रिएट एविडेंस मिलेगा। तो सर अगर मैं सिर्फ इनको कंफर्मेशन भेज दूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, और आगे कुछ ना करूं, तो ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से मुझे कोई रिस्पॉन्स ना दे। मैं ये कह दूं यार मैंने देखो कंफर्मेशन तो भेज दी, प्रोसीजर तो मैंने अपना परफॉर्म कर दिया, तो और अगर वो जवाब नहीं दे रहे तो इसका मतलब सब ठीक होगा। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि हाँ मेरा सैंपल साइज सफिशिएंट था, बट प्रोसीजर जो था ना, सिर्फ प्रोसीजर कंफर्मेशन का मेरा अप्रोप्रिएट नहीं था। सर मुझे पता है इसमें क्या करना चाहिए था, मुझे कंफर्मेशन तो भेजनी चाहिए थी, मुझे सर इसमें सब्सिक्वेंट क्लियरेंस भी देखनी चाहिए थी। सब्सिक्वेंट क्लियरेंस का मतलब ये है कि आपका 30 जून पे या 31 दिसंबर में रिसीवल आ रहा है, कभी ना कभी तो वो तुम्हें पार्टी पे करेगी ना, तो सब्सिक्वेंटली क्लियर देख लो जाके ईयर एंड के बाद कब वो पैसे दे रही है। तो सर ये भी अगर मैं कर लेता, कंफर्मेशन भी भेजता, मैं ये भी कर लेता, तो सर ये और अच्छा एविडेंस मिलता मुझे। हो सकता है इसमें 90% पार्टीज पे कर दें, ये 20 मिलियन बैलेंस में से 90% पे कर चुके होते, तो सर इससे मुझे एविडेंस बेहतर मिलता ना, यानी मेरी क्वालिटी बढ़ती मेरे काम की। सर मैं ये भी कर सकता था कि सब्सिक्वेंट क्लियरेंस के बाद मैं जो रिमेनिंग रहेंगे मैं उनकी इनवॉइस टेस्टिंग भी कर लूँ। तो सर कहने का मकसद ये है कि पहले तो मैंने सिर्फ सफिशिएंसी देखी कि सैंपल साइज सही था या नहीं था, यानी मिकदार सही थी नहीं। दूसरी तरफ जो मैंने प्रोसीजर परफॉर्म किए वो सही मयार के थे या नहीं थे। सर ये जो था ना, ये वाला जो एस्पेक्ट जो है ना, ये आपकी अप्रोप्रिएटनेस कहलाए। ठीक है बच्चों, तो ये तो तुम्हारे रिसीवर्स के कॉन्टेक्स्ट में हो गया। एक मिसाल और ले लेते हैं बिल्कुल छोटी सी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आपका स्टॉक रखा है, क्लाइंट की फैक्ट्री है उसमें स्टॉक रखा है, तो ऑब्वियसली ईयर एंड भी स्टॉक जो है आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है। तो सर आप ये भी कर सकते हैं कि आप जाए नहीं क्लाइंट पे, अपने बच्चों को भेजे नहीं, और सिर्फ उनसे कंफर्मेशन ले लें कि यार बता दो कि यार ये कंफर्म कर लो कितने का है। तो उन्होंने कंफर्म किया और बोला सर 50 मिलियन का स्टॉक रखा है। सर एक बात ये, दूसरा ऑडिटर है वो भी अपने क्लाइंट पे भेजता है अपनी टीम को और कहता है जाओ जाके फिजिकली ऑब्जर्व करके आओ। ठीक है, इन दोनों में ज्यादा रिलायबल कौन सा है? सर इन दोनों में जो ज्यादा रिलायबल है वो आपका फिजिकली ऑब्जर्व करना है स्टॉक को। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर है वो सिर्फ कंफर्मेशन लेना नहीं है, बल्कि कंफर्मेशन तो हम स्टॉक के केस में लेते ही नहीं है अंटिल अनलेस के थर्ड पार्टी के पास ना रखो। अगर किसी क्लाइंट के पास अपनी प्रीमिसेस में स्टॉक रखा है तो भाई मैं उसका फिजिकल काउंट ही करूंगा, फिजिकल काउंट ही अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर होगा, अप्रोप्रिएट एविडेंस होगा। यानी देखो प्रोसीजर अप्रोप्रिएट होगा तो एविडेंस भी अप्रोप्रिएट आएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा तो एविडेंस आएगा, एविडेंस खुद चल के नहीं आएगा, पहले प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। प्रोसीजर परफॉर्म क्या था? प्रोसीजर था फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। उसके बाद एविडेंस क्या आया? एविडेंस आया फिजिकली जो मैंने देखा, मैंने जो व्यू किया, मैंने जो ऑब्जर्व किया, वो मेरे पास एविडेंस है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा तो अप्रोप्रिएट एविडेंस मिलेगा। ठीक है बच्चों, यार आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, और हमने तकरीबन पूरा आयजा देख लिया, आयजा 200 पूरा कवर कर लिया है, जनरल कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पास पेपर्स देखेंगे, तो इंशाल्लाह तुम लोग इनको रिकॉल कर लो, और नेक्स्ट क्लास का जो है ना तुम लोगों को बता देंगे शेड्यूल क्या है, कब कब होगी। इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसका भी तुम्हें बता देंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास से पहले सारे जनरल कॉन्सेप्ट्स और आइजो 200 को पढ़ के आना। इंशाल्लाह हम पूरी क्लास जो है ना पास पेपर्स की करेंगे, तो उसमें फिर इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखेंगे जो भी हमने सिनेरियो पढ़े। ठीक है भाई, चलो क्लास को कैंसिल करो। अल्लाह हाफिज़।